और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बहुत ही इंस्पायरिंग है फॉर अ लॉट ऑफ सीए स्टूडेंट्स, करंट सीए स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग सीए स्टूडेंट्स, बिकॉज ही इज द यंगेस्ट सीए इन पाकिस्तान. ही गॉट हिज सीए एट द एज ऑफ 21. अच्छा, ये ना बहुत बड़ा डिस्कशन है और ये बहुत सवाल भी आता है कि काफी लोग बोलते हैं कि हम 4 साल के बैचलर्स करें, इसके बाद सीए में जाएं, या हम डायरेक्ट सीए में चले जाएं. ठीक है, आपने एज्यूम डायरेक्ट एफएससी के बाद आप यूनिवर्सिटी रूट पे नहीं, तो क्या फर्क है और आप क्या लोगों को रेकमेंड करते हैं कि क्या करना चाहिए, यूनिवर्सिटी जाना चाहिए या ओके, डायरेक्ट ओके। सीए में आ जाए? अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं कंपेयर टू या आप डायरेक्ट सीए पढ़ने चले आते हैं, यूनिवर्सिटी में आई थिंक आपकी सोशल स्किल्स पे बहुत काम किया जाता है. सो डू यू थिंक आप स्टूडेंट्स के साथ में काम करते हैं, तो हाउ डू यू कंपेयर अ स्टूडेंट नॉट इन टर्म्स ऑफ हाउ ही इज इन टर्म्स ऑफ हिज एजुकेशन बट इन टर्म्स ऑफ हिज सोशल स्किल्स के? यार, एक बंदा यूनिवर्सिटी से आ रहा है और एक बंदा डायरेक्ट सीए स्कूल में है, सो आपको फर्क लगता है कि उसके कॉन्फिडेंस में, उसकी सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स में? इसका एक दिल पे पत्थर रख के जवाब देना पड़ेगा और वो यही है कि हाँ में जवाब देना पड़ेगा. इसका फ़र्क तो है ऑब्वियसली. मुझे लगता था ये ऑडिट है ना कि बहुत ही थैंकलेस जॉब. थैंकलेस जॉब क्यों? एक तो आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते ऑडिट में, लाइक इट्स नॉट अ वेरी हाई पेइंग इंडस्ट्री, फर्स्ट थिंग. ठीक है, सेकंड थिंग, आप जिसका काम करो ना वो आपकी इज्जत नहीं करता. जैसे क्लाइंट है, आप उससे कोई सवाल पूछो, बोलता है यार ये आ गया तंग करने, अभी मेरी बुक्स ये करेगा, मुझे शक करेगा मुझ पे, तो वो आपकी इज्जत को, मेरा लगा ठीक है, या इज्जत नहीं ना मानी रहना चाहिए. राइट नाउ जो स्टाइपेंड है वो 25,000 है, जो एक नया ट्रेनी आता है उसकी. यू थिंक दैट्स फेयर? देखें, दो एस्पेक्ट पे डिस्कशन हो सकती है इस पे. आप जैसे कोई स्टूडेंट आ गया जिसका 4 अटेम्प्ट्स में भी नहीं हुआ, 5 में भी नहीं हुआ, तो आप उसको क्या एडवाइस करते हैं कि यार लगे रहो या छोड़ो? बिकॉज वो बोलते हैं ना कि यार देखो, कील अगर आप गलत जगह ठोक रहे हो ना तो फायदा नहीं है, वो अंदर नहीं जाएगी, वो पीछे ब्रिक वॉल है, तो बस छोड़ दो, फिर कुछ और कर लो, टाइम वेस्ट नहीं करो. इसके ऊपर जो सबसे देखें, बच्चा मेरे पास आता है, आगे कहता है कि सर 3 अटेम्प्ट्स हो गए, ये पेपर पास नहीं हो रहा, 4 अटेम्प्ट्स हो गए, पेपर पास नहीं हो रहा. तो कैसा फील होता है यार? अजीब भी फील होता है कि यार इतना यार- यंग सर, एंड आर यू द यंगेस्ट टीचर इन दैट? यस, इट्स अ फैक्ट कि एक यंगेस्ट टीचर भी, और नहीं कहते वो सर, शुरू में कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द खनानी कनेक्शन. और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बहुत ही इंस्पायरिंग है फॉर अ लॉट ऑफ सीए स्टूडेंट्स, करंट सीए स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग सीए स्टूडेंट्स, बिकॉज ही इज द यंगेस्ट सीए इन पाकिस्तान. ही गॉट हिज सीए एट द एज ऑफ 21. अनबिलीवेबल, पता नहीं कैसे क्या. तो आज हम इनकी लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे कि यार ये कैसे क्या कोई और कर सकता है, पॉसिबल है, इसके साथ साथ और क्या करते हैं, इनके टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है, पैशन भी है, सो ही इज डूइंग सो मेनी थिंग्स. तो आज हम इनकी लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट हम पूरे सीए प्रोफेशन को, सीए स्टूडेंट्स के जो मसले हैं, आर्टिकलशिप, स्टाइपेंड और बहुत सारे मसले हैं, तो हम सबको एक्सप्लोर करेंगे. सो प्लीज मेक श्योर आप एंड जरूर देखिएगा. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जवाद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक, थैंक यू अल्लाह सो का मच शुक्र. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आपने अपना अपना कीमती वक्त दिया हमें. थैंक यू जवाद, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. आप कैसे हैं? आपके घर बार सब सेट है? जॉब कैसे जा रही है आपकी? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. तो हम अब्दुल्ला स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, कैसे लगता है कि यार 21 साल की उम्र में आपने सीए कर लिया? ये सवाल जो है, बहुत से बच्चे बार-बार पूछते रहते हैं कि सर आप तो हमारे जैसे हैं और आपने सीए कर लिया है, आपको कैसे आती है? मतलब हम्म. आपका जैसा सवाल है, सर फ़ील कैसे आती है? तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो एक ही वन लाइनर में इसका जवाब है कि यार जब से सीए किया है ना तो चीज़ें ऐसी हो गई कि यार ज़िंदगी ना मुश्किल नहीं लगती उसके बाद से. तो जो एक क्राइटेरिया होता है ना इंसान का कि यार वो ये कर ले, अपने दिमाग में सोचता है. तो सीए बनने के बाद ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो है ना, ज़िंदगी में मुश्किलात अब उस तरह से नहीं है जैसे बंदा पहले सोचता है कभी. अमेजिंग. चलो हम थोड़ा आगे इसको एक्सप्लोर करेंगे, बट अब्दुल्ला हम स्टार्ट करते हैं आपकी अर्ली लाइफ से कि यार आप ने कहाँ से अपनी अर्ली एजुकेशन ली, स्कूलिंग, कॉलेज, और फिर कैसे शौक आया ओके. कि यार मैं सीए करूंगा? ओके, सो बेसिकली वही एक टिपिकल स्टोरी है. एक छोटे से टाउन का जो है ना एक लड़का हूँ मैं. और बेसिकली मैं पंजाब के एक छोटे से शहर से हूँ, सादिकाबाद से. और वहाँ पे नॉर्मली मेरी जो स्कूलिंग है वहीं पे, जो हमारा एक सिटी का स्कूल है वहाँ से, और कॉलेज भी वहीं पे. बट एट द एंड अगर मैं आऊँ चलते चलते सीए से बिल्कुल पहले और अपने उस पर्टिकुलर एफएससी लेवल के बाद से, तो एक वो पॉइंट आता है जहाँ पे हम सब जो है ना एमडी कैट की दौड़ में लगे हुए होते हैं. और मेरे ये सुनने वाले हैं इस पॉडकास्ट को बहुत रेजोनेट करेंगे कि जब हमने ई कैट या एमडी कैट की दौड़ में बस सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, तो मैं भी उसी दौड़ में था कहीं. और बेसिकली आई ट्राइड इट वंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे आपको पता है मेरिट की सूरत हाल और वो सब कुछ. बट स्टिल एक पॉइंट ऐसा आया कि जब मैं देख रहा था कि यार मुझे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ही बनना है, और मेरे वो गले में ना स्टेथोस्कोप था कि यार बस मैं डॉक्टर बन रहा हूँ और मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा, तो एक वो ख्वाब था. रीज़न बीइंग के फैमिली में भी कुछ डॉक्टर्स थे और एक सोसाइटल प्रेशर भी होता है, तो इन चीज़ों को देखते हुए. बट
उसमें पैशन नहीं था शायद, उसमें उसमें पैशन नहीं था। उसकी एक छोटी-सी रीज़न ये थी बैक एंड पे कि बचपन से जो है वो अपने फ़ादर के साथ बिज़नेस में इन रहा हूँ, तो चीज़ें ना पता रहती थी। नंबर्स नंबर जो है ना, नंबर बहुत अच्छे लगते हैं कि यार 2 से 4 कैसे बनाने हैं और ये सारी बातें। तो बेसिकली जब जब मैंने एनालाइज़ किया अपनी उस एज में, जब मैंने अपनी एफएससी की थी उसके बाद एमडी कैट, तो यहाँ पे सूरत-ए-हाल उन चीज़ों की ना बहुत ज़्यादा टफ थी। तो अब जब बचपन से मेरा वो ये रहा है कि यार 2 से मैं 4 कैसे बनाता हूँ? तो जब मैंने हुँ, देखा कि यार मेरे एमडी कैट में इतनी फ़ीसें जाएँगी, तो हुँ, मैं इसको रिकवर कब करूँगा? मतलब हुँ, मेरा तो आप कह लें कि उसकी एनपीवी नेगेटिव है उस वक़्त की। तो राइट। बेसिकली मैंने वहाँ पे रहते हुए एनालाइज़ किया, और मेरे कुछ दोस्त थे जो सीए में आ चुके थे, और उनके कहने पे, उनके गाइड करने की वज़ह से जो है फिर मैं अल्टीमेटली मैंने अपना ज़हन बनाया कि हाँ, चलें ठीक है, वो फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी फ़ील्ड रहेगी ये, और मेडिकल में तो अब जाना नहीं है, और मेरी एनपीवी वहाँ नेगेटिव ही है, नेगेटिव है, हुँ, तो बेसिकली सीए में आते हैं। तो इवेंचुअली ये स्टार्ट हो गया था, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा कि ये अल्लाह ने जो है ना एक ज़िंदगी का गुलदस्ता बनाया होता है, और वो इतना इतना खूबसूरत होता है कि जो है ना आप चाह के भी उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, चाह के भी आप कुछ निकालेंगे ना तो वो बिखर जाएगा। तो वो जस्ट गो विद द फ्लो था, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली वो मेरे हक में बहुत बेहतर हुई थी वो चीज़। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था कि जब आपने बोला मुझे एमबीबीएस नहीं करना, मैं सीए करना है? देखें, फैमिली तो बिज़नेस माइंडसेट वाली थी, बिज़नेस ओरिएंटेड कि यार तुम सब छोड़ो, हमारे साथ ही लग जाओ। लेकिन वो एक थॉट थी कि नहीं यार, अगर पढ़ना है और कुछ करना है, तो ये एक जो बेसिक थॉट थी ना, इसने ही मुझे घर से बाहर निकाला। और बेसिकली फिर मैं लाहौर जाके जब मैंने स्टार्ट किया सीए, तो बैकएंड पे एक ये प्रेशर था कि यार अगर ना हो पाया तो मतलब फैमिली फैमिली का, क्योंकि हम मेरे मेरे मतलब बहुत करीब में जो है ना वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट थे। तो पॉइंट इसके वहाँ से ना, और लोगों से सुन-सुन के यार ये तो होता नहीं है, होता नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि यार अगर ये ना हुआ तो तुम टाइम वेस्ट करके आ जाओगे तुम तो। तो इससे बेहतर ये नहीं कि तुम 4 साल हमारे साथ यहाँ पे काम करो या 4 साल कोई और डिग्री कर लो। बट आई थिंक यही वो बात है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि यार जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था बाकियों में और मेरे में, तो बेसिकली वो यही था कि यार मैंने इसको एनालाइज़ किया कि अगर ये ना हुआ तो मुझे 4 साल ज़िंदगी के अपने वेस्ट में तो नहीं छोड़ने। तो एक ऐसी एफर्ट करो कि जो है ना अल्टीमेटली सारे रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएँ। और आपने लगता है बहुत एफर्ट किया है, इसलिए आपने बहुत ही यंग एज में सारी एग्ज़ाम क्लियर करी है। अच्छा, तो अच्छा ये ना बहुत बड़ा डिस्कशन है और ये बहुत सवाल भी आता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम 4 साल की अब बैचलर्स करें, इसके बाद सीए में जाएँ या हम डायरेक्ट सीए में चले जाएँ, ठीक है? आपने अज़्यूम डायरेक्ट एफएससी के बाद आप यूनिवर्सिटी रूट पे नहीं गए, आप डायरेक्ट सीए पे आ गए। तो क्या फ़र्क है और आप क्या लोगों को रिकमेंड करते हैं कि क्या करना चाहिए? यूनिवर्सिटी जाना चाहिए या ओके, डायरेक्ट ओके। डायरेक्ट सीए में आ जाओ? ओके, सो बेसिकली ना यहाँ पे रहते हुए आपको 2 चीज़ें एनालाइज़ करनी पड़ेंगी। वो ये कि एक जो यूनिवर्सिटी रूट से आते हैं बच्चे, उनका उनका कैलिबर क्या होता है पढ़ने का, और दूसरा वो बच्चा जो डायरेक्टली सीए में आया उसका कैलिबर क्या होगा पढ़ने का। मतलब ये मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ या असेस कर रहा हूँ कोई 1-2 साल के बाद, जब वो इन पर्टिकुलर फ़ील्ड के अंदर हैं। हुँ, तो हमारे यहाँ पे जो सीए के बच्चे हैं ना, उनका एक नॉर्मल हिसाब-किताब ये है कि उनको आइडिया है डे 1 से कि यार उन्होंने चीज़ें लेके चलनी है, साथ-साथ करना है, सब कुछ करना है। अब ये एक माइंडसेट है, एक माइंडसेट। और क्योंकि यही माइंडसेट असल में डिफाइन करता है कि आपने किस तरफ जाना है। बेसिकली जब एक बच्चा यूनिवर्सिटी से होके आएगा, बहुत रिलैक्स माहौल में होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो फिर अगर सीए में आता है उसके बाद, तो वो यहाँ पे नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसके पेपर पास नहीं होंगे, उसको मुश्किल होगी। बट एक वो बच्चा जो अपनी पूरी की पूरी एफर्ट्स अपनी जर्नी के स्टार्ट से लेके चलता है अपने सीए को, और अल्टीमेटली उसको कर पाता है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है, कम टाइम में कर लेगा वो उसको। बट एक बात स्टिल है, क्योंकि देखें अभी जो राइट नाउ हमारे पास यहाँ डिग्री के इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें जो सीए के अंदर चल रही हैं, तो ये एक फैक्टर रेलेवेंट तो है और इम्पोर्टेंट भी है कि यार आपने डिग्री तो करनी ही करनी है, और आप सीए भी करना है, तो क्या पहले डिग्री या पहले सीए और फिर डिग्री? तो इसका एक बेहतर एक जो तरीकाकार है वो ये हो सकता है कि हम सीए स्टार्ट करें, अपना कैफ क्वालीफाई कर लें। आपको जैसे पता है कि आईकैप ने एग्ज़ाम्पशंस ली हुई हैं कुछ यूनिवर्सिटी से, और उसमें बहुत अच्छा और भी यूनिवर्सिटीज़ ऐड हो रही हैं उसके अंदर। तो बेसिकली हुँ। अगर बच्चा अपने आप को सीए के लेवल पे ले आए और कैफ कर ले, उसके बाद अगर वो यूनिवर्सिटी वाली साइड में एनरोल करवा ले अपने आप को, और कैफ की बेसिस पे अपने 4 सेमेस्टर एग्ज़ाम कर ले, तो ये मेरा ख़्याल एक ऑप्टिमल वे है कि जहाँ से वो बच्चा अपना सीए के साथ-साथ डिग्री भी परस्यू कर सकता है। अच्छा अब्दुल्ला, अगर आप सीए के एग्ज़ाम स्ट्रक्चर समझा दें, जो करंट है, आपने कैप बोला, मुझे मैं थोड़ी टर्मिनोलॉजी से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ। तो अगर आप ओके, हमारे लिसनर्स के लिए बता दें कि यार करंट एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है? बिकॉज़ मेरे टाइम पे जब मेरे दोस्त कर रहे थे ना बैक इन 10 साल पहले, उस वक़्त होता था मॉड्यूल सिस्टम। अब ओके, आई एम ओके। श्योर काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, राइट? तो जी, जी। अब क्या है सिस्टम?
सो बेसिकली जब बच्चा आता है तो सबसे पहले उसको एक यहाँ पे अब 4 स्टेजेस में जो है ना हमने सीए को तोड़ दिया है और उन 4 स्टेजेस का नाम जो है वो अपना पीआरसी है, पहले स्टेज का प्रीरिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज, देन सर्टिफाइड इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कैफ एंड देन सीफैप और फिर एक केस स्टडी का एग्जाम होता है एंड पे। तो पॉइंट इज कि जब वो आप पहले 2 लेवल जिसको आप पहले की ज़ुबान में शायद सीए इंटर कहते हैं, तो ये अगर बच्चा कर ले तो आज की ज़ुबान में उसको हम कैफ बोलेंगे। मतलब शुरू के कोई हुँ, 12 से 13 पेपर जो हैं वो इसी से पर्टेन करते हैं। तो पॉइंट इज़ अगर वो सीए इंटर कर ले और नॉर्मली नॉर्मली आज की डेट पे मैं देख रहा हूँ कि 2-2 अटेम्प्ट्स में 3-3 अटेम्प्ट्स में बहुत बच्चा क्वालीफाई कर रहा है। तो यहाँ पे उसका ऑन एवरेज 2 साल का टाइम लग रहा है। तो 2 साल के बाद उसको यूनिवर्सिटी के 4 सेमेस्टर एग्ज़ाम्प्ट हो जाते हैं। तो ये एक हुँ। बहुत अच्छी जो है ना इसमें वो है। तो ये मैं सोचता हूँ कि यार हाँ, पहले आप सीए स्टार्ट करें, सीए करें, करने के बाद कैफ कर लें अपने और कैफ के बाद उसकी बेसिस पे आप एग्ज़ामिनेशन लेके यूनिवर्सिटी में एनरोल करवाएँ। इससे होगा क्या? इससे आपकी जो लर्निंग की जो कैपेबिलिटी है ना, वो सीए के हिसाब से डिफ़ाइन हो चुकी होगी कि आपको पता है कि यार इतनी मेहनत हमने करनी होती है, तो फाइनल्स आपका स्मूथ निकलेगा। और दूसरा ये कि लाइक माइंडेड लोगों में होते हुए जब आप मेहनत करते हैं ना, तो आप अल्टीमेटली कहीं न कहीं निकल ही जाते हैं। तो जैसे अगर अगर मैं समराइज़ करूँ कि अच्छा पहले ये भी कन्फर्म कर दें कि अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपके कितने एग्ज़ाम्स एग्ज़ेम्प्ट हो जाते हैं? ओके। तो बेसिकली जैसे आपको पता है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर आपके पास 8 सेमेस्टर्स होते हैं। तो उसमें जो करेक्ट। शुरू के 4 सेमेस्टर्स हैं वो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्प्ट कर रही होती हैं बेस्ड ऑन देयर सर्टिफाइड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सर्टिफिकेट। हुँ, हुँ। सो ये एक अच्छा स्टेप है और बाकी जो रह जाते हैं 4 सेमेस्टर वो भी आपके लिए जो है ना वो पीस ऑफ केक होते हैं। रीज़न बीइंग कि आपने कैफ में इतना कुछ पढ़ लिया होता है कि अब आपको कोई मार्जिनल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही हुँ। उसी नॉलेज को कैपिटलाइज़ करते हुए अल्टीमेटली कर सकते हैं। तो मतलब डू यू थिंक कि अच्छा ये भी होता है ना कि अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं कंपेयर टू या आप अगर डायरेक्ट सीए पढ़ने चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी में आई थिंक आपकी सोशल स्किल्स पे बहुत काम किया जाता है। सो डू यू थिंक आप स्टूडेंट्स के साथ ना काम करते हो तो हाउ डू यू कंपेयर अ स्टूडेंट नॉट इन टर्म्स ऑफ हाउ ही इज इन टर्म्स ऑफ हिज एजुकेशन बट इन टर्म्स ऑफ हिज सोशल स्किल्स के यार एक बंदा यूनिवर्सिटी से आ रहा है और एक बंदा डायरेक्ट सी स्कूल में है। सो आपको फर्क लगता है कि उसके कॉन्फिडेंस में उसकी सोशल स्किल्स इंटरपर्सनल स्किल्स में? इसका इसका एक दिल पे पत्थर रख के जवाब देना पड़ेगा और वो यही है कि हाँ में जवाब देना पड़ेगा इसका। फ़र्क तो है ऑब्वियसली क्योंकि जब हम अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों से मिलते हैं तो उनमें और जो हमारे सीए के दोस्त हैं तो बहुत एक मेजर डिफ़रेंस नज़र आता है। लेकिन स्टिल एक एक पॉइंट है ऐसा जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि देखें पर्सनैलिटी इंसान की अपनी ज़ाती है जिसको वो खुद बनाता है। तो उसको कैसे लेके चलना है, कितना इसको सोशल करना है, क्या इसमें बेहतरी लानी है, क्या बुराई लानी है, तो ये इंसान के अपने हाथ में होता है। तो अगर हम अगर इन सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो आपको पता है फिर अगर हम सोशल एस्पेक्ट की तरफ जाएँ तो यूनिवर्सिटी में हालात कितने ही खराब हैं फिर। तो सोशल होते-होते इंसान ना फिर अपनी राह से भटक जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर उसी तरह देखें तो अगर इतना सोशल नहीं है, तो फिर हम जो हमारे में कॉन्फिडेंस की भी कमी है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को आप लेके चलें, ज़माने के साथ ही लेके चलना है। बट ये है कि यहाँ पे ना स्टडीज़ आपको इतना टाइम देंगी ही नहीं कि आप जो है इतना सोशलाइज़ कर पाएँ, ठीक है? मुझे भी याद है मेरी जर्नी में मैंने इतना ज़्यादा मैं सोशल नहीं रहा। लेकिन राइट नाउ अगर मैं बात करूँ राइट राइट नाउ क्योंकि मैं एक कासा का एज़ अ कासा मेंबर भी मैं सर्व करता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन। तो मैं समझता हूँ जितनी मेरी नेटवर्किंग हो गई है इस टेन्योर में, इतने टाइम में 3 साढ़े 3 साल में, इवन दो आप जिससे भी बात कर लें वो जानता होगा या मैं उसको जानता हूँगा, मेरी उससे बातचीत होगी, तो ये एक आपका अपनी इंडिविजुअल जो है ना वो एक स्किल होती है कि कैसे लेके चलना है। तो इसको हम सीए के ऊपर नहीं ला सकते। हाँ, एक बंदा जो एक लबादा ओढ़ के बैठा हुआ है कि यार नहीं यहाँ तो सोशल हो ही नहीं सकता, सोशल हो ही नहीं सकता, तो ये गलत बात है। सोशल इंसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी लिमिट्स हैं। यूनिवर्सिटी वाला सोशल बहुत ज़्यादा सोशल है, वो आपको राह से ही भटका देगा, वो आपके गोल को अचीव नहीं करने देगा और यहाँ जो बैलेंस बीटना आप बहुत मुश्किल है, जी। बैलेंस बहुत मुश्किल है। तो या ये इस पे मैं कहना चाहूँगा। अच्छा मेन टू वुमेन रेशियो आप क्या देखते हैं आजकल के लाइक ज़्यादा लड़कियाँ अब सीए की तरफ आ रही हैं या लड़के ही अभी तक ज़्यादा डोमिनेटेड लड़के ही कर रहे हैं ए, अभी तक इंडस्ट्री को? ज़्यादा अगर मैं डोमिनेंस की बात करूँ तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आपको पता है कि ज़्यादा मेल्स ही होंगे, फीमेल्स तो नहीं होंगी। लेकिन ये है कि अब देखने में मिल रहा है मतलब मेरे टाइम पे उतनी इन्फ्लो नहीं था मतलब फीमेल्स का, लेकिन अब जो है ना मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा है पहले से। अच्छा अब्दुल्ला आपने 21 की साल में सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए, तो उस वक़्त जब आपका लास्ट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, तो आपको जी, जी। कैसा फ़ील हुआ कि यार मैंने कर दिया? अच्छा हुआ ये था
ये जो ना एक नाइटमेयर होता है एक सीए के स्टूडेंट के लिए या एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो भी सीएस होते हैं हाँ, उनके लिए, उनके आखिरी एग्जाम के रिजल्ट जो है ना, और मुझे स्टिल याद है जब मेरा रिजल्ट था अराउंड अबाउट 20 जनवरी 2025 को, क्योंकि मैं दिसंबर 2024 के एग्जाम्स दिए थे मैंने लास्ट। तो एग्जाम बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन स्टिल एक वो था कि यार ये क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, या तो आर है या तो पार है। तो वो जो टाइम है ना वो दिल पे बहुत भारी था, रात को नींद ना आना, फिर सुबह उठ के फजर में दुआएं करना, ये सारी चीज़ें, तो वो एक टाइम होता है ऐसा। लेकिन अल्टीमेटली जब मेसी देखा और सीए क्वालिफाइड और अब्दुल्ला लिखा हुआ था आगे, तो आई थिंक उसके बाद से जो है चीज़ें बहुत आसान हो गई। अच्छा। अच्छा, हम आर्टिकलशिप पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? आप अपना अगर बता दें अपना Uh, करियर प्रोग्रेशन क्या? right now I'm serving as I'm serving as a supervisor in the KPMG सऊदीया। और उसकी अपॉर्चुनिटी जो है मुझे यहाँ पे, हमारी जो KPMG फर्म है उसने लोकली यहाँ पे जो KPMG तासीर आती है वहाँ से उन्होंने मुझे दी, मतलब मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, बट एज अ सुपरवाइजर वहाँ पे सर्व कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि मेरी आर्टिकलशिप राइट नाउ आज की डेट पे अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 8 महीने या 10 महीने की रहती है, नवंबर में हम्म, एंड है। तो पॉइंट इसके वो अर्ली क्वालिफिकेशन के कुछ प्रॉस में ये भी आता है कि आपको जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सारी चीज़ें। तो इस तरह से ये सारा हिसाब किताब चल रहा है, और साथ में कासा के मेंबर भी सर्व कर रहा हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स के अफेयर्स और ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। और साथ में आपको पता ही है मेरा जो पैशन है एक टीचिंग का, तो मामूली सी थोड़ा बहुत कर लेते हैं उसमें भी, ताकि अपना पैशन जिंदा रख सकें। बिल्कुल हम आते हैं। अच्छा, तो आर्टिकलशिप को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो तो आर्टिकलशिप की रिक्वायरमेंट 3.5 years है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। या 3.5 years। ये था ये। अच्छा, और आपने अपना कुछ टाइम केपीएमजी पाकिस्तान में गुजारा है, और कुछ टाइम जी आपने अपना केपीएमजी अभी गुजार रहे हैं सऊदी अरेबिया में। जी, यस क्या यस। फर्क है दोनों में? हाँ, वर्क कल्चर का फ़र्क है, लोगों का फ़र्क है, कल्चर, यहाँ अच्छा, से जो लोग कल्चर, प्रोज एंड कॉन्स या क्या दोनों की बता दे चले। हाँ, प्रॉज़ एंड कॉन्स बता देते हैं। यहाँ पे देखें, जब आपका एक माइंडसेट होता है, माइंडसेट मतलब आपका या तो पाकिस्तानी माइंडसेट होगा, या तो आपका लोकल माइंडसेट होगा, या आपका इंटरनेशनल माइंडसेट होगा। तो मैं समझता हूँ कि जब लोगों के काम ज़्यादा होते हैं ना, तो वो छोटी-छोटी निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाते। वो फिर मेन काम पे फ़ोकस करते हैं और अल्टीमेटली अपना टारगेट अचीव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे हाँ, पाकिस्तानी जो है ना, वो छोटी-छोटी चीज़ों में बहुत पड़ जाते हैं कि यार ये ऐसे, तो ये ऐसे, नुक्ताचीनी, ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत, तो ये बहुत चलता है यहाँ पे। एक माइंडसेट का ना ऑल टुगेदर चेंज है यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि वो लोग ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड तो हैं, लेकिन वो सही काम करते हैं और सही डायरेक्शन में काम करते हैं। जितना हाँ। रिक्वायर्ड है उतना किया और आगे बढ़ गए। यहाँ पे हमें हर चीज़ करनी है। तो बेसिकली एक मेजर डिफरेंस है जो मैंने देखा है अपने इस पर्टिकुलर टेन्योर में। आपको लगता है कि पाकिस्तान में एक ये नॉट स्पेसिफिकली टू लाइक बिग फोर या केपीएमजी, बट जनरली पाकिस्तान में एक्सप्लॉयटेशन का बहुत कल्चर है, ठीक है? या अंडरपे एंड ओवरवर्क। सिमिलर, अब मेरे कुछ दोस्त थे जो सीए कर रहे थे या दूसरी जॉब में भी हैं। बस रातों को बस बिठा के रखना है, कोई काम शाम नहीं है, बस डिनर दे दिया तो बस सब खुश हैं। सो डू यू रियली थिंक यार दिस इज अ गुड कल्चर एंड इज इट रियली सस्टेनेबल? पाकिस्तान में आई थिंक अभी तक चल रहा है बिकॉज सप्लाई ऑफ वर्कर्स इतनी ज्यादा है तो कोई कुछ बोलता नहीं है, राइट? और कोई लॉज भी नहीं एग्जैक्टली। है, लेबर लॉज भी नहीं है। सो डू यू थिंक यार इवेंचुअली ये सस्टेनेबल नहीं है मॉडल कि आप जो करा रहे हो पाकिस्तान में लोगों से, कि आप, अभी हम स्टाइपेंड पे भी आएंगे, बट जनरली पहले वर्क कल्चर की बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। देखें, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो चीज़ खुद फेस की है ना, वो चाहते हैं कि हम भी वो फेस कर लें। मेरा ये बहुत बड़ा सच है, लेकिन क्या करें, ऐसा है कि वो समझते हैं कि जो ट्रॉमा हमसे होके गुजर चुका है वो हम आगे भी शिफ्ट करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ बेहतर है। उसकी एक देखें ना रीज़न है, हर चीज़ एक अगर आपने ऑप्टिमल वे में की जाए, सही टाइम पे की जाए, तो वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अपने आर्टिकल्स टेन्योर में जो लेट सिटिंग्स की हैं, मैंने उसमें इफेक्टिवली कितना काम किया है। मतलब हाँ, जितना काम मैं अपने ऑफ़िस आवर्स में करता हूँ, अगर मैं उसको कंपेयर करूँ अपने लेट सिटिंग वाले काम से, वो तो श लेट सिटिंग का काम शायद 5% भी ना हो। हम उसमें हाँ, बातें कर रहे हैं, हम उसमें कर रहे ब जो है ना बस घूम फिर रहे हैं और ये सारी चीज़ें। पॉइंट इज़ कि आपने काम ऐसा करो, देखो हम 2 चीज़ें हैं। या तो आप आउटपुट को देख लें, कि आउटपुट क्या है? या तो आप एक नॉर्म को देख लें कि जो नॉर्म बना हुआ है। बस सब बैठे हैं, बैठना है और बैठना ही है, तो फिर तो इसका मतलब बस सर कम कर दो और बैठ जाओ, बस और कुछ नहीं। इसमें कोई लर्निंग नहीं है, इसमें कोई आउटपुट नहीं है। या तो आप कहें कि आउटपुट पे जाना है, तो मेरा मेरा ये ख़्याल है कि यार ये चीज़ इतनी सस्टेनेबल नहीं है, और आने वाले टाइम में इस चीज़ से बेहतरी नज़र आएगी भी ज़रूर। और उसकी रीज़न ये है कि एक अब जेन ज़ी वाला जो जो जेन ज़ी आ चुकी है ना, अब ट्रेनी आर्टिकल्स में जो जेन हाँ। ज़ी है, वो इतना बेयर भी नहीं कर पाएँगे, मैं ये समझता हूँ। मतलब और हम खुद भी बेयर उसी में आते हैं। और बेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब क्योंकि द थिंग इज
सही और गलत को कॉल आउट करना चाहिए, राइट? बट अगेन सबको एग्ज़ैक्टली, पैसा चाहिए, सबको घर चलाना है, सबको अपना एक्सपीरियंस पूरा करना है। बट डू यू थिंक दैट वन एग्ज़ैक्टली। शुड कि अच्छा आप स्टूडेंट यूनियन का पार्ट भी हैं, राइट? अभी हम जी। इसको आगे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि स्टूडेंट यूनियन क्या करती है। बट डू यू थिंक कि लेट्स से यू आर द हेड ऑफ अ स्टूडेंट यूनियन, सो ओवरऑल एक आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ये बहुत अच्छा रिफ़ॉर्म भी होगा हमारे यहाँ पे बट द सिनेरियो इज़ कि अगर मैं सच बोलूँ तो वो ये है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि हमारे डीप पॉकेट्स हैं और डीप टाइज़ हैं तो पॉइंट इज़ कि आप जिनके खिलाफ बात करने जाते हैं तो सिस्टम उन्हीं के हाथों में जब हो तो फिर आप बात कर नहीं सकते फिर आपको अल्टीमेटली एलिमिनेट कर दिया जाता है वहाँ से तो आप अगर सोचोगे कि आपने कुछ बेहतर करना है तो वो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो मतलब तो कोई आप उम्मीद ही रख सकते हैं बस। नहीं, उम्मीद उम्मीद रख सकते हैं और उम्मीद ये रख सकते हैं कि यार जब तक हमारे हाथ में चीज़ें नहीं आती तो हम देखें जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं वो तो ठीक है। मतलब बहुत अल्लाह का शुक्र है साहब अल्लाह ने अच्छा रखा हुआ है अपना आर्टिकलशिप टेन्योर में भी मेरे सब दोस्त भी। बट द सिनेरियो इज़ कि जब हम आ जाएँगे इस स्टेज पे तो कम से कम हम इस चीज़ को आगे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये एक बेहतर काम है जो हम कर सकते हैं। तो ये आप होप कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वन डे आपका मुझे नहीं पता अभी आप बात करेंगे आपका फ्यूचर इन लेट्स से पार्टनर बनने का है। सो डू यू इंटेंड टू चेंज दीज़ थिंग्स कि यार ये मैं नहीं करूँगा जब मेरे ऑब्वियसली, पास अथॉरिटी होगी? ऑब्वियसली, 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 ऑब्वियसली और मैं तो ये भी समझता हूँ कि यार अगर कोई आके मुझे बोले कि उसको कोई ऑफ चाहिए तो मैं उससे उसके रीज़न भी नहीं पूछूँगा कि यार तुम्हें ऑफ क्यों चाहिए? तुम हुँ। मुझे बताओ, तुम मुझे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, तुम बताओ कब गए थे? तो मैं ऐसे सवालात नहीं करूँगा जो हमसे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ट्रस्ट या करेंगे अच्छा और जाने देंगे। करेक्ट। अच्छा वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है पाकिस्तान में अभी जैसे अभी आप सऊदी अरेबिया केपीएमजी यस, में हैं बट आप रिमोटली काम कर रहे हैं अभी, ठीक है? यस, यस, और यस। आप बताएँ कि आपके काम में एफिशिएंसी कम हुई है बिकॉज़ यू आर वर्किंग रिमोटली या शायद ज़्यादा हो गई है? सो हाउ डू यू कंपेयर वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम होम? ठीक है, दोनों के अपने-अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं और अगर मैं बात करूँ अपने अपने करंट एक्सपीरियंस की जो मैं यहाँ पे रिमोटली काम कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे ये लगता है कि यार अगर आपके पास कुछ चंद एक दोस्त हों ज जो जैसे हमने बात की थी सोशल होने की क्योंकि इंसान जो है ना वो एक सोशल एनिमल है, उसको सोशल होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक कमरे में बंद होके काम करें, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो दोनों के अपने-अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली रिमोट वर्क की, तो रिमोट वर्क में मैं समझता हूँ कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप और 2-4 काम जो है साथ में आप कर सकते हो अगर आपने चीज़ों को सही से मैनेज कर लिया तो, ये पॉइंट है। और आपकी अवेलेबिलिटी भी हो सकती है उससे ज़्यादा और सब कुछ। लेकिन क्या ऑफ़िस आवर्स जब आप फिक्स होते हैं ना, जब आपने जाना ही जाना है ऑफ़िस, तो आप उसके बाद ना तो अवेलेबल हैं, ना कुछ और हैं और जो आपके अगर आपने वहाँ लेट बैठना है तो आपका पूरा दिन गया। यहाँ पे हाँ। अगर आपके कुछ छोटे-मोटे काम ऐसे हैं तो आप साथ में कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बट द पॉइंट इज़ के दोनों के अपने-अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। उसमें एक अगर मैं प्रो देखूँ जाने में ऑफ़िस फिज़िकल जाने में, तो फिर जब आपने ऑफ़िस ऑफ किया तो फिर आपने ऑफ कर दिया। फिर आपका दोबारा लैपटॉप पे हाथ नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ पे करेक्ट। ऐसा नहीं है, फिर आपकी अवेलेबिलिटी भी 24/7 ही होती है यहाँ पे। या सो और पाकिस्तान में ये है कल्चर अभी जैसा केपीएमजी पाकिस्तान या बिग फोर में डू यू थिंक दे नहीं, विल अलाउ यहाँ यू य टू वर्क फ्रॉम होम? बिल्कुल नहीं। नहीं, यहाँ पाकिस्तान में एज़ सच हमारी जो लोकल फर्म्स हैं, उनका ऐसा कोई कल्चर नहीं है, वर्क फ्रॉम होम वाला। हाँ, यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि आर्च ऑफिस है, तो जो केपीएमजी और पाकिस्तान के बीच में एक आर्च ऑफिस बना है, तो वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, तो वो अलाउ कर देते हैं। बट ये है कि वो तो ऐसा है कि आपने जाके फिज़िकल इंटरैक्ट भी नहीं करना क्योंकि क्लाइंट्स आपके सब बाहर के हैं, तो चाहे आप फिर घर से बैठ के कर रहे हो या चाहे ऑफिस से, तो एक ही बात है। बट नॉर्मली पाकिस्तान में जब आपने क्लाइंट फेसिंग करनी होती है, तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर एज़ सच इतना एग्ज़ीक्यूटेड नहीं है। सो डू यू थिंक ये दिस इज आल्सो बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान में ये है कि यार मुझे अपने एम्प्लॉइज़ पर नज़र रखनी है कि काम करें। ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम है एम्प्लॉयी का और बॉस का। ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। आप नज़र क्यों नहीं आ रहे, आपको नज़रों में रहना पड़ता है यहाँ पे। तो ये चीज़ तो है, ये चीज़ हमने अपने मैनेजर से भी देखी है, तो ये चीज़ तो है। एंड डू यू थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर करियर प्रोग्रेशन एज़ वेल कि यार प्रमोशन नहीं होगी अगर मैं बॉस को दिखूँगा नहीं यार उस ऑफिस में मेहनत करते हुए? नहीं देखें, प्रमोशन और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है। तो इंसान आपको कुछ नहीं दे सकते। मतलब मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा, आपने सोच लिया है ना कि आपको यार ये चीज़ चाहिए, तो ये हुँ, दुनिया बोलेगी कि भाई ये ही नहीं देनी है आपको और सब कुछ दे देंगे। बस जो चीज़ या आपको चाहिए ना, वो नहीं मिलनी है आपको। तो ये लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बस आप अपनी मेहनत करें, 100% अपना दें। सिंसेरिटी जो है ना, जो सिंसेरिटी है, वो इतनी बड़ी चीज़ है कि आप जो चीज़ चाहेंगे, वो आपको मिल जाएगी अल्टीमेटली। सिंसेरिटी हुँ। इतनी बड़ी चीज़ है। ये सिर्फ़ नीयत जो होती है ना, इंसान को वो ज़मीन से आसमान पे ले जाती है। नहीं, आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ कोट की और आई थिंक ये ज़ाकिर खान एक इंडियन कॉमेडियन ने बोला यस, था कि यस, अगर यस। आपको कोई चीज़ चाहिए, तो वो तो नहीं मिलेगी तो आज। ये वो पूरी तो नहीं दुनिया मिलेगी। कोशिश करेगी आज उसको ना मिले, दुनिया ऐसी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अब आपका वर्क एक्सपीरियंस पे आ गया, अब हम आ जाते हैं जो आप टीचिंग पे आ जाते हैं, जो आपका एक पैशन है, जो आप बहुत जी। रेगुलरली करते भी हैं, आपकी बहुत फैन फॉलोइंग भी है, स्टूडेंट आपको पसंद भी करते हैं। सो फर्स्ट थिंग ये पैशन कैसे आया?
ये पैशन जब से मेरी सीए की जर्नी स्टार्ट हुई तो मैंने एक चीज़ देखी कि यार जब मैं अपने साथ वाले फेलो को समझाता हूँ ना, तो वो चीज़ यार मेरी बहुत अच्छी हो जाती है। उस लेवल पे जब मैं पीआरसी या एएफसी में था, मेरे टाइम पे एएफसी था। तो एएफसी या कैफ में था ना, तो मैं एक चीज़ देखता था यार, जब मैंने कोई चीज़ टीचर से समझी और आगे मैंने किसी को डिलीवर कर दी, तो वो डिलीवर करना असल में मुझे कॉम्पिटेंट बनाता है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। मैंने मैंने ऐसा सोचा और उस वक़्त मेरी ये थिंकिंग थी। तो जब मैंने वही चीज़ मैं करता गया, अब मेरे पास एक दोस्त आ रहा है, दूसरा दोस्त आ रहा है, तीसरा आ रहा है। तो बेसिकली जब मैंने देखा कि यार ये मुझसे पूछते हैं और मुझे रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं बच्चे के लेवल पे था तो मैंने ऐसा सोचा। बट बेसिकली जब ये चीज़ बढ़ती गई तो मुझे दूसरों को समझाने में ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कि हाँ यार, ये तो मेरा पैशन बन सकता है, अगर मैं लोगों को समझाऊँ, पढ़ाऊँ, बताऊँ, मतलब मैं अगर किसी को कोई बात समझा सकता हूँ और अगर उसको टीचर की बात समझ नहीं आ रही, सपोज़ वो मेरे पास आया और मैंने भी उसी टीचर से समझाया है, टीचर ने तो बिल्कुल सही समझाया है, बट मेरे में ये एबिलिटी है कि मैं डिलीवर कर सकूँ। मैं जी। ऐसे वर्ड्स का चुनाव करूँ कि जो है ना बात उसके दिमाग में पड़ जाए, उसके ज़हन में उतर जाए। तो बेसिकली वहाँ से मेरे ज़हन में था और फिर अल्टीमेटली मैंने स्टूडेंट्स को ही समझाना और उनको बताना स्टार्ट किया था एज़ अ टीए, टीचर असिस्टेंट विद सर अहमद रज़ा मीर। तो वहाँ से अल्टीमेटली फिर अपॉर्च्युनिटीज़ आई और ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली इसी तरह स्टार्ट होता है कि आप जिस चीज़ को बेहतर समझते हैं अपने लिए कि यार हाँ, ये मेरा पैशन है और आप उसमें थकते भी नहीं हैं। लोग आपसे पूछते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप उनको डिलीवर करते हैं और आपको एक खुशी मिलती है उसमें। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो या कुछ और। लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि वही पैशन फिर जब वो आपके मॉनेटरी बेनिफिट से भी लिंक हो जाता है, तो फिर तो बस फिर कहानी चलती रहती है, और फिर कहानी मोटिवेशन रुकती आ नहीं, जाती है। फिर मोटिवेशन तो आ जाती है। आप ये कहाँ पढ़ाते हैं? क्या क्या सीन है? राइट नाउ और आगे आगे तक इंशाल्लाह, अच्छा। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो इधर एआरटीटी बिज़नेस स्कूल में सर अहमद रज़ा मीर जो हैं उनके साथ पढ़ा रहा हूँ, जो कि हमारे वाइस प्रेज़िडेंट आईकैप भी हैं। और और ये कहाँ पर है स्कूल? ये कराची में है, एआरटीटी बिज़नेस स्कूल। और ठीक है। यहाँ पे सीए कैफ के बच्चे, पीआरसी और सीए फाइनल्स के सब स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। और राइट नाउ जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो है टैक्सेशन प्रिंसिपल्स एंड कंप्लायंस। ओके। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो अच्छा, आप अभी ऑडिट में काम कर रहे हैं? जी, मैं ऑडिट में काम कर रहा हूँ। अच्छा, और अच्छा, ये भी ना काफ़ी डिस्कशन आता है ऑडिट वर्सेस टैक्स, ठीक है? जी। आपकी पर्सनल प्रेफ़रेंस क्या है? क्या क्या बेहतर है? मेरी पर्सनल प्रेफ़रेंस ऑडिट ही है और ओके। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो है ना अब वो स्केप्टिकल माइंड जो बन चुका है कि यार सवाल करने का, शक करने का, तो अब उससे हुँ। बाहर निकलने की वो ना नियत ऐसे दिल नहीं है कोई। तो ऑडिट में बहुत मज़ा भी आता है जब आप इंक्वायर करते हैं चीज़ें क्लाइंट से और पूछते हैं और अल्टीमेटली जो है ना आप डिस्क्रिपेंसीज़ निकालते हैं और ये सारी चीज़ें, तो ऑडिट मोटिवेट तो करता है। लेकिन वही बात है कि हर चीज़ ना अब एक सिंगल एस्पेक्ट में नहीं देखी जाती, उसको कंपैरिज़न में देखा जाता है किसी दूसरे के साथ और वो लाइक कंपैरिज़न होना चाहिए। तो प्रोस एंड कॉन्स हर जगह आपको मिलेंगे, बट टेक्निकैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको यहाँ सिर्फ़ ऑडिट में मिलेगी। अच्छा, मैंने ना 2 साल ऑडिट किया है, ठीक है? केपीएमजी में, केपीएमजी कनाडा में। और मुझे लगता था यार ऑडिट है ना, एक बहुत ही थैंकलेस जॉब है। थैंकलेस जॉब क्यों है? एक तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते ऑडिट में, लाइक इट्स इट्स नॉट अ वेरी हाई पेइंग इंडस्ट्री, फर्स्ट थिंग, ठीक है? सेकंड थिंग, आप जिसका काम कर रहे हो ना, वो आपकी इज़्ज़त नहीं करता। जैसे क्लाइंट है, आप उससे कोई सवाल पूछो, बोलता है, "यार, ये आ गया तंग करने, अभी मेरी बुक्स ये करेगा, मुझे शक करेगा मुझ पे", तो वो आपकी इज़्ज़त नहीं करते। तो मैंने लगा ठीक है यार, जहाँ इज़्ज़त नहीं है ना, वहाँ नहीं रहना चाहिए। सो डू यू आल्सो थिंक कि यार ये ऑडिट वर्ल्ड ऐसा है कि यार आप लोगों की गलतियाँ निकालो, एंड इट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब बिकॉज़ आपका जो काम है उस पर स्टेक होल्डर्स से शेयर होल्डर्स के इतने डिसीजंस आते हैं, पूरी स्टॉक मार्केट हिल सकती है, लेकिन जो क्लाइंट है वो आपकी इज़्ज़त नहीं करता। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि ये एक रेगुलेटरी चीज़ है। कंपेयर टू अगर आप कंसल्टिंग कर रहे हैं तो क्लाइंट आपको खुद हायर करता है। देखिए ऑडिट ये है कि क्लाइंट को हायर करना ही पड़ता है बिकॉज़ यार ये एक रिक्वायरमेंट है। सो एग्ज़ैक्टली। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जब हम नॉर्मली क्लाइंट्स पे जाते हैं और जब हम मैनेजमेंट से बात करते हैं, तो जो मैनेजमेंट का एक्सपेक्ट है ना, अगर मैं वो आपके सामने रखूँ, तो वो इसको सिर्फ़ एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के तौर पे देखते हैं और इससे ज़्यादा उनके लिए कोई हैसियत नहीं है। मतलब एक एग्ज़ैक्टली। कॉस्ट है मामूली-सी जो एक ऑडिट पे लगनी है और वो लगानी है बस उनको और जान छुड़ानी है, तो वो इस नेचर से देख रहे होते हैं। क्योंकि नॉर्मली ऊपर जो सेठ बैठा हुआ है, उसको जो फिगर्स अल्टीमेटली चाहिए, वो उसको चाहिए, ठीक है? तो पॉइंट इज़ के आप उनसे जो है ना वो डिसएग्री नहीं कर सकते इन कुछ चीज़ों पे। लेकिन ये बात मैं वो कर रहा हूँ कि जो अनऑफ़िशियल है। जो हुँ। अनऑफ़िशियल है, बट जब हम जाते हैं क्लाइंट्स पे और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो पॉइंट ये है कि यार हम चीज़ें निकालते हैं, उनको बताते हैं, उनको अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट्स और ये सारी चीज़ें और अल्टीमेटली रेक्टिफ़ाई करते हैं उन चीज़ को। अगर हम ये जॉब नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, तो जिसका पैसा लगा हुआ है वो कहाँ जाएगा?
उसका तो बेचारे का पैसा डूब जाएगा। तो यहाँ पॉइंट मेरा ये है कि सिंपली देखें ये चीज़ इसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि यार ये हमारी एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस हो रही है, नहीं, बल्कि ये एक करेक्ट रिपोर्टिंग हो रही है, सही चीज़ों की रिपोर्टिंग हो रही है और ट्रू एंड फेयर चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। और वो किस लिए कर रहे हैं? वो अवाम उन्नास के लिए कर रहे हैं जिनका पैसा लगा हुआ है। ये तो एक ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू है, बट क्लाइंट इस तरह कभी नहीं सोचता। अच्छा, और डू यू थिंक अच्छा, लेट्स से पाकिस्तान में डू यू थिंक यार, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग कि यार पार्टनर की और जो क्लाइंट है उसकी सेटिंग हुई है और बुक्स कैन बी कुक इन पाकिस्तान इवन आफ्टर गेटिंग एन ऑडिट डन, इज दैट अ थिंग? मैं आपका सवाल समझा नहीं, आप ज़रा सवाल को ज़रा एलैबोरेट कर दें। अब जैसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अब जैसे ये होता है ना कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यार स्टेट को तो वो नंबर चाहिए, किसी भी तरह चाहिए। इवन आफ्टर द ऑडिट बोला भाई मुझे ये नंबर दिखाने। सो डू यू थिंक कि जो ऑडिट पार्टनर है और जो स्टेट है, क्लाइंट, उनका है ठीक है यार मैं आपको ये नंबर दिखा दूँगा किसी तरह। इस तरह होता है कि नहीं होता? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ये नॉर्मली वो चीज़ है जिसके ऊपर तो हम समझे कि एंड डे तक जो है ना हमारे फड्डे चल रहे होते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे है, हो ही नहीं सकती। तो ये तो हम देखें कि बेसिक एथिक्स में सीखते हैं कि यार ये चीज़ हमें नहीं करनी। वो तो हुँ, एक उनका थॉट प्रोसेस है। मैंने तो उनका उनका वे बताया कि यार वो ऐसा सोचते हैं और राइट। अल्टीमेटली फिर हमारा काम उनको उनको ना कहना ही है। उनकी उनकी बात को नो कहना ही है और हम उसके लिए फिर कोशिश भी करते हैं और सारी चीज़ें और बेसिक एथिक्स भी हमें ये समझाते हैं कि यार जहाँ पे आप आपके क्लाइंट आपका गलत कर रहा है उसको समझाओ, बताओ और अल्टीमेटली वो चीज़ सही करवाओ। तो मेरा ख़्याल ये है कि एक सही ऑडिट जो है ना, वो यही होता है कि आप एंड तक सर खपा रहे हो और अल्टीमेटली चीज़ें आप सही करवा रहे हो। रीज़न बीइंग कि आपने जो है ना नंबर वो लाना है जो अवाम के लिए ठीक है, नॉट फॉर द सेट। हुँ। लाइक द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपनीज़ वैल्यू। प्रीटी मच हर चीज़ आप सही यस, नंबर रिपोर्ट यस, करो। यस, यस। 100%। अच्छा, ये बिग 4 पे आ जाते हैं, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डेलोइट एंड ईवाई। पाकिस्तान में कितनी रह गई हैं? पाकिस्तान में नॉर्मली अभी 3 हैं, 3 में से भी एक और का जाने का हिसाब-किताब बन रहा है, सुनने में ऐसा आ 3 रहा है। से नहीं है? अभी राइट नाउ ईवाई, केपीएमजी एंड पीडब्ल्यूसी और ईवाई भी जो है वो अपने ऑपरेशंस यहाँ पे कम कर रही है पाकिस्तान में। और ये क्यों हो रहा है? लाइक व्हाट्स द रीज़न? ये तो उनकी अपनी कोई ग्लोबल पॉलिसी हो सकती है कि किस तरह से वो लेके चल रहे हैं चीज़ों को क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे ऑडिट ऑडिट खास तौर पे तो कोई बहुत ज़्यादा फीसेस नहीं है यहाँ पे मतलब अगर आप ऑडिट की बात कर लें तो आपको क्लाइंट इतना ज़्यादा एग्री नहीं होता फ़ी देने पे और काम इतना ज़्यादा होता है वर्कलोड इतना ज़्यादा और ये सारी चीज़ें हम जो निकालते हैं पूरी इंगेजमेंट टीम जब जाती है तो पॉइंट इसके रिवॉर्ड बहुत कम है और अल्टीमेटली काम बहुत ज़्यादा है तो शायद उन्होंने भी अपने लेवल पे ये चीज़ को एनालाइज़ किया होगा कि यार आप वो किस पर्टिकुलर सेक्टर से या किस सेगमेंट से वो ज़्यादा कमा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली बिज़नेस है, तो बिज़नेस ने तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। तो ये एक मेन कंसर्न हो सकता है उनका। अच्छा, व्हेन जब ये स्पेशली हम के सीए प्रोफेशन की बात कर लेते हैं कि जब ये जो 4 बड़ी कंपनीज़ ये चली आती हैं, इससे स्टूडेंट्स का कितना नुकसान होता है? बिकॉज़ आई अज़्यूम जैसे आर्टिकलशिप, अब सीए के स्टूडेंट्स भी मतलब इट्स इट्स अ बिग नंबर राइट? सप्लाई बहुत ज़्यादा है और अगर आपकी जॉब्स की डिमांड नहीं है, मतलब अब जॉब्स हैं ही नहीं बिकॉज़ अब समझिए 2 बड़ी कंपनीज़ आई हैं, 4 में से 2 चली गई। अब इससे 2 चीज़ हो सकती है, एक तो वो हायर नहीं करेंगी और हायर करेंगी तो इतने कम अमाउंट पे करेंगी कि एक्सप्लॉइटेशन वाली बात आ लेस देन मिनिमम वेज जो अभी अब मुझे बताएँ कि स्टाइपेंड अभी कितनी चल रही है ऑन एवरेज? राइट नाउ जो स्टाइपेंड है वो 25,000 है जो एक नया ट्रेनी आता है उसकी। डू यू थिंक दैट्स फेयर? अ, देखें 2 एस्पेक्ट पे डिस्कशन हो सकती है इस पे कि एक वो जो ट्रेनी खुद है और दूसरा अगर पार्ट देखा जाए तो वो फर्म का पार्ट होता है। तो फर्म के पार्ट पे तो शायद मैं अगर सोचूँ तो मैं इसी तरह मैक्सिमम सोच सकूँगा यार उनका तो प्रॉफ़िट है या ये है, वो ऐसी बातें सोच सकता हूँ लेकिन पॉइंट इज़ कि वो अपने पार्ट पे कंसर्न्ड होते हैं और हम अपने पार्ट पे कंसर्न होते हैं। अब अगर देखा जाए इस चीज़ को तो ये चीज़ जहाँ से अब अभी आज का ट्रेनिंग गुज़र रहा है, इससे तो पहले के लोग भी तो गुज़र चुके हैं। और ये एक फ़ेज़ है, ये मैं समझता हूँ ये साढ़े 3 साल का ना एक ऐसा ही फ़ेज़ है जहाँ पे ना सिर्फ़ गिव एंड टेक वाला हिसाब है जहाँ पे हम सोचते हैं ना कि यार यहाँ पे ना सिर्फ़ आपने देना है, देना है, देना है और सिर्फ़ लगाना है अपना आप। अल्टीमेटली जो रिटर्न है ना इसका वो आपको बाद में मिलेगा, मैं समझता हूँ। तो मेरा ख़्याल है ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इंसान को थोड़ा-सा इस बारे में कि चलो जो आ रहा है ठीक है, लेकिन ये है कि सीख रहे हैं और देखें लोगों को रिवॉर्ड करने वाली ये फ़ील्ड है ये। स्पेसिफ़िकली मैं अगर सीए की बात करूँ और किसी की बात करूँ ना करूँ, आज आप जितने भी बड़े-बड़े लोग देख लें तो उन्होंने ये फ़ेज़ गुज़ारा है। तो मैं भी ये समझता हूँ यार ये फ़ेज़ आप गुज़ार लें और अल्टीमेटली रिवॉर्ड आपका जो है ना वो कहीं न कहीं अल्लाह ने रखा होगा, आपकी एफ़र्ट ज़ाया नहीं जाएँगी। अच्छा, मतलब क्या क्या रिवॉर्ड है? लाइक मैंने सीए कर लिया, मैंने आर्टिकलशिप कर ली, इसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या रिवॉर्ड है? मतलब गेटिंग अ गुड जॉब, इज़ दैट अ रिवॉर्ड? ये क्या सैलरी होती है एक्सपेक्टेड? अ, अभी मैंने एक पिछला एक सीए के साथ एपिसोड आया था, मुझे लोगों ने बहुत कमेंट आया, लोग बोलते हैं, "भाई ₹1.5 लाख से ज़्यादा सैलरी नहीं है।" आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स गुड, बट क्या रिवॉर्ड है आपके हिसाब से? ये तो इसका ज़्यादा बेहतर जवाब तो मैं आपको तब दे सकूँगा जब मैं खुद एम्प्लॉयमेंट के फ़ेज़ में आऊँगा। यहाँ यहाँ अगर मैं करूँगा भी जॉब या नहीं तो भी मुझे कन्फर्म या नहीं है एज़ सच। तो पॉइंट इज़ के सीए का रिवॉर्ड जो सबसे बड़ा है ना वो है जो ये पर्सनैलिटी बना देता है इंसान की।
जो कंसिस्टेंसी आ जाती है इंसान के अंदर जो सीए की वजह से, और ऑब्वियसली ऐसा है, ये सच है। आप जितने भी क्वालिफाइड सीएस देखेंगे ना, एक चीज़ उनमें सबसे कॉमन है और वो है कंसिस्टेंसी। वो नेवर गिव अप वाली जो अप्रोच है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो क्वालिटेटिव फैक्टर है ना, वो बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी आ जाती है, आप लगे रहते हैं चीज़ों में। मेहनत करना जिस बंदे को आ गई ना, वो किसी भी जगह पे जाएगा, वो कमा लेगा जाके। तो मैं ये हुँ, समझता हूँ। और अगर बात करूँ स्पेसिफिकली जॉब्स की, तो जॉब मार्केट ऑब्वियसली मसले-मसाइल हैं यहाँ पे। बट स्टिल, क्योंकि मैं ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ इस बारे में, तो मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, जॉब और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये लिंक्ड हैं सारी अल्लाह की ज़ात से। और अल्लाह जो है ना, वही आपका जो है ना, हामी और नासिर है इस पर्टिकुलर चीज़ में। तो इंसान को इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। हाँ, हर एक फेज़ पे अपना 100% देना है, मैं ये समझता हूँ बस। बट अब्दुल्ला, डू यू थिंक कि अब जैसे जनरली आर्टिकलशिप मिलना और मुश्किल हो गया बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि यार जी, इतनी जी, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, कंपनी चली गई। तो जी, अब जैसे जी। आप देखें ना, सीए की रिक्वायरमेंट है कि आपको साढ़े 3 साल पूरे करने हैं। कैसे पूरे करेंगे लोग अगर जॉब ही नहीं मिल रही? नहीं, इसका 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 जॉब से ताल्लुक तो नहीं है। मतलब जॉब आर्टिकलशिप की अगर आप बात कर लें स्पेसिफिकली, तो देखें, 2 फिर मोटिवेशन का फैक्टर भी यहीं से आता है। आपको आपको पता है, जो बच्चा है सी में, कि यार आर्टिकलशिप मिलने में मसला-मसाइल होगा, तो उसको बेहतर है कि वो जल्दी क्वालीफाई करे, जल्दी वो अपना कैफ करे, जल्दी अपने पेपर पास करे, बजाए कि वो 3-3 4-4 5-5 साल जो है ना, वो सिर्फ सीए इंटर में ही लगा दे। तो ये भी एक एस्पेक्ट है कि यार, जब आपको पता चलता है ना कि आपकी मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, तो आप उतनी ही एफर्ट करते हो अल्टीमेटली उसको अचीव करने के लिए। और जो हुँ, देखा, अगर मैं बात करूँ दूसरे एंगल से, कि जिसने ट्रेनी को हायर करना है, वो अपना अपने लिए राइट फिट देखेगा, वो अपना एक राइट मैच देखेगा कि यार, ये बच्चा मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। पहली रिक्वायरमेंट उसकी यही होगी कि बच्चे ने भाई पेपर पास किए हैं पूरे या नहीं किए, टाइमली पास किए हैं कि नहीं किए, बच्चे ने कितनी जल्दी एफिशिएंसी से पास किए हैं। इससे अल्टीमेटली पता क्या चलता है, पता ये चलता है कि यार, वो बंदा मेहनती है अपने काम में। अब जो बच्चा मैं समझता हूँ कि यार, जिसने क्वालीफाई किया 5 साल के अंदर, कैफ की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, मतलब जो सीए इंटर है आपका, तो उसको तो फिर मुश्किलात आएँगी ऑब्वियसली। लेकिन मैंने ये देखा है नॉर्मली कि जो बच्चे 2 अटेम्प्ट्स में, 3 अटेम्प्ट्स में क्वालीफाई करते हैं, हाँ, उनको 6 महीने लग जाते हैं आर्टिकलशिप को ढूँढने में। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल इस पॉडकास्ट से जो लोगों को पता चलेगी, मैंने 17 महीने के अंदर जब कैफ किया था, 17 महीने में कैफ अलोंग विद एएफसी, तो बेसिकली मुझे खुद 4 महीने इंतज़ार करना पड़ा था आर्टिकलशिप ढूँढने के लिए। खुद 4 महीने, मतलब एक पूरा जो सेशन होता है ना, बीच का रिज़ल्ट आने के बाद का जो पूरा सेशन, एक बैच मुझे इंतज़ार करना पड़ा था अपने आर्टिकल्स के लिए। मुझे लाहौर में आर्टिकल्स नहीं मिली, तो अल्टीमेटली मैं फिर कराची मुझे मूव करना पड़ा। तो मार्केट तो सैचुरेट हो चुकी है, आप सोचें, ये 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2022 में ये हिसाब था, अभी क्या हिसाब होगा? तो बेसिकली इससे एक चीज़ आती है कि यार, आपके अंदर मोटिवेशन हो इतनी, आपके अंदर इतनी जो है ना, वो तप्पड़ हो, जिसे कहते हैं कि यार, आपने करना है और अल्टीमेटली आपने अपनी जगह बनानी है जाके। तो चैलेंजेस तो हर जगह हैं, और इन्हीं चैले मैं जब सोचता था, मैं टोटली होपलेस था उस टाइम पे, कि यार, मैंने तो 2 अटेम्प्ट्स में क्वालीफाई किया, और वहाँ पे बहुत उस टाइम पे पर्टिकुलरली बहुत रेयर थी ये बात, जब मैंने 2 अटेम्प्ट्स में कैफ किया था। तब नॉर्मली 3-4 में हो रहा होता था, 4 में हो रहा होता था, और 2 में करना एक रेयर चीज़ थी। तो आप सोचें कि कॉम्पिटिशन तो बड़ा है, लेकिन ये है कि राइट पर्सन अपनी राइट जगह पे बना ही लेता है अपनी प्लेस। इज़ देयर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट यू कैन टेक या लिमिटेड है? हाँ, हाँ, इसमें इसमें मैक्सिमम नंबर, एक अपर लिमिट है इसके अंदर, कैफ़ के अंदर पर्टिकुलरली वो 5 साल की है, कि आपको विदिन 5 इयर्स जो है वो क्वालीफाई करना है। अगर इन केस आपके 2 एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो आपको फिर एक मार्जिनल पीरियड, जो ग्रेस पीरियड होता है, वो मिल जाता है 1 साल का। तो ये अच्छा, एक ये जी, जी। आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है? तो आप अब जैसे कोई स्टूडेंट आ गया जिसका 4 अटेम्प्ट्स में भी नहीं हुआ, 5 में भी नहीं हुआ, तो आप उसको क्या एडवाइस करते हैं कि यार लगे रहो या छोड़ दो? बिकॉज़ वो बोलते हैं ना कि यार देखो, कील अगर आप गलत जगह ठोक रहे हो ना तो फ़ायदा नहीं है, वो अंदर नहीं जाएगी। वो पीछे ऐसा ब्रिक ही है, वॉल है। ऐसा ही तो है, बस छोड़ ऐसा दो ही है। फिर, कुछ और कर लो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। इसके ऊपर जो सबसे देखें, बच्चा मेरे पास आता है, आके कहता है कि सर, 3 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, ये पेपर पास नहीं हो रहा, 4 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, पेपर पास नहीं हो रहा। उसकी ना एक छोटी-सी एक मिस्टेक है, जो वो हर हर बार कर रहा होता है। वो अपने आप को ना असेस नहीं करता कि यार, मैं कहाँ गलत हूँ। हमारे पाकिस्तान हुँ, में ये सबसे बड़ी गलती है कि यार, वो अपनी अपनी मैं नहीं मारते और अपने आप को गलत कहते नहीं है। तो पॉइंट इज़ के सबसे पहले तो हमें अपनी ज़ात में गलती ढूँढनी है कि यार, हम कहाँ गलत है। वन्स हमें वो आइडेंटिफ़ाई हो जाए, मेरा एक ही जवाब होता है बच्चे को, यार, तुम बोल रहे हो ना कि तुम्हें ये चीज़ छोड़नी है, एक हिम्मत वाली अटेम्प्ट दे के देखो। हुँ, एक ऐसी अटेम्प्ट दो कि तुम्हें लगे कि यार, जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया, जो कर सकता था कर दिया। फिर मैंने कहा, देखो जो रिज़ल्ट आएगा, फिर मुझे बताना कि तुम पास हुए हो या फेल हुए हो। और हुँ। यकीन करें, इस बात के बाद जिस बच्चे ने इस पे अमल किया है, और बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, भई वो पास हो जाते हैं। सर, ये तो जादू हो गया हमारे साथ। मैंने कहा, जादू नहीं हुआ ये। तुमने अपना पोटेंशियल रियलाइज़ ही नहीं किया, तुमने अपना पोटेंशियल लगा के देखा ही नहीं तुमने, तो तुम पहले कैसे असेस कर सकते हो कि यार, मुझे इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना? तो बेसिकली पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि यार, आपको जब लगे ना, ये थॉट आए कि नहीं हो रहा या नहीं, भाई एक बार, सिर्फ़ एक बार हिम्मत करके देखो, हो जाए तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। इतना सिंपल है ये।
डू यू थिंक फैमिली प्रेशर की वजह से भी काफ़ी लोग पीछे रह जाते हैं? बिकॉज़ अब जैसे देखें ना कि अगर किसी बच्चे के पास है टू यार आई नीड टू प्रोवाइड फॉर माय फैमिली फाइनेंशियली और बहुत प्रेशर होता है। अच्छा है वो कर सकता है बट प्रेशर इतना है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इतने हो जाते हैं वो कर नहीं पाता। तो इस तरह के आप स्टूडेंट से मिलते होंगे तो आप उनको क्या एडवाइस देते हैं? नॉर्मली जब इस तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं तो उनको एक एडवाइस ये होती है कि यार सबसे पहले तो आप जितना हो सकता है वो करो। मतलब अब यहाँ पे देखो, देखें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक बंदे ने जिसने फाइनेंशियली सपोर्ट करना है अपनी फैमिली को, ऑब्वियसली उसको फिर उसके लिए टाइम भी चाहिए, उसने कमाना है, उसने कोई और जॉब भी करनी है। सपोज़ वो कॉल सेंटर पे भी जा रहा है, ऐसे बच्चे बहुत मिले हैं। और इवन जब मैं कैफ़े में था, मेरे साथ में कुछ ऐसे रहते थे दोस्त मेरे, जो कॉल सेंटर पे भी जाते थे और इवन अपने पेपर भी, एग्ज़ाम्स भी पास करते थे साथ-साथ। तो उनके लिए एक एडवाइस ये है कि यार अगर आपको सपोर्ट करना है और वो अर्जेंट है, ऐसी सपोर्ट है कि आपके बगैर हिसाब-किताब हो नहीं सकता, तो आप ऑब्वियसली सपोर्ट तो करेंगे, उस चीज़ को आप नहीं छोड़ सकते। बट एक चीज़ जिसका आपको ख़्याल रखना है वो है ये सीए, कि यार ये कहीं नहीं जाना चाहिए। तो आप ऐसा करें, इन टच रहने के लिए आप 2-2 पेपर करके, 1-1 पेपर करके कम से कम पास करते रहें, छोड़ें नहीं इसको। क्योंकि देखें कंसिस्टेंसी जो है ना अल्टीमेटली आपको कहीं न कहीं ज़रूर लेके जाएगी। तो ये एक एक पॉइंट है कि यार आप करते रहें, इसको छोड़ें नहीं। 1 पेपर भी होता है तो करें, दें। 2 पेपर होते हैं, दें। आपको नई लोगों को नहीं देखना कि यार वो 2 अटेम्प्ट्स में कर रहा है, वो 4 में कर रहा है, उसने 4 पास कर लिए, उसने 3 पास कर लिए। नहीं, छोड़ दें उसको। आप देखें, आप अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, आपको टाइम लग रहा है आपकी जॉब के ऊपर, लेकिन जो बच रहा है, जो आपका मी टाइम है, वो मी टाइम आप अपनी डेवलपमेंट पे लगा लें, अपना सीए पे लगा लें, पढ़ लें उसमें, तो यही हो सकता है। तो मतलब मेहनत बहुत करनी है प्रीटी मच। टू सम अप। ऑब्वियसली, 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 ऑब्वियसली इसके अलावा और कोई हल ही नहीं है। इसके मैं अच्छा अभी समझता हूँ कि आपने मैं समझता हूँ कि सीए क्वालीफ़ाई करने से पहले-पहले कम मेहनत करनी पड़ती थी, क्वालीफ़ाई होने के बाद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। असल असल मैं समझता हूँ जो स्टार्टिंग स्टेप है ना ज़ीरो से, वो सीए के बाद स्टार्ट हुआ है। तो उससे पहले अच्छा जो समझते थे ना यार इतना बड़ा पहाड़, वो तो ज़ीरो था असल में, उसके बाद बहुत कुछ है। सो डज़ लाइफ रियली चेंज आफ्टर बिकमिंग अ सीए या नहीं? कि यार मुश्किल हो गई है ज़िंदगी आसान होने की बजाय बिकॉज़ वो नहीं हम बचपन से सुनते हैं कि यार बेटा ओ लेवल्स कर लो, ये कर लो तो ओ ज़िंदगी लेवल्स मज़े हैं, ये कर लो तो दे मज़े दे हैं, ये कर लो तो मज़े हैं, तो मज़े वो हैं कि नहीं? किसी एक सही अच्छे इंसान ने कहा था कि सुकून जो है ना वो सिर्फ़ कब्र में है। तो ये मैं कौन अच्छा इसको इंसान है? ये थे एक अच्छे इंसान हैं। और वो उन्होंने जो बात ये कही है और वो 100% सही कही है कि यार सुकून कब्र में है। तो हर एक लेवल के अपने-अपने टेंशन हैं, अपने-अपने चैलेंजेस हैं और हर एक लेवल का अपना-अपना रिवॉर्ड भी है उस हिसाब से। तो हुँ, बेसिकली इंसान देखें इसी तरह इवॉल्व होता रहता है, चेंज होता रहता है। मैं समझता हूँ कि यार एक एक वो बच्चा जो अभी नर्सरी प्ले ग्रुप में है, उसके लिए पता नहीं क्लास 1-2 बहुत मुश्किल होगी, 1-2 वाले के लिए मैट्रिक मुश्किल होगा, मैट्रिक वाले के लिए एफएससी और अल्टीमेटली पॉइंट इज़ कि हर एक लेवल पे आता था ना जब इंसान बढ़ता है, तो उसकी मुश्किलात भी उसी तरह से इवॉल्व होती हैं, वो भी बढ़ती हैं। तो आपको यहाँ सर्वाइवल मोड में ही चलना है। इस पर्टिकुलर यहाँ आपको सर्वाइवल मोड में ही मज़े चलना ही है, नहीं। मेहनत आपको करते रहना है। सुकून नहीं हाँ, है, सुकून एक ही जगह आएगा जब आपका जो है ना वो जब आप कब्र में होंगे। सही बात है। अच्छा मैं थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक जाऊँगा क्योंकि आपने अभी कहा था कि बिकॉज़ ऑफ आर्टिकलशिप आपको नहीं मिल रही थी, आप लाहौर से कराची मूव हुए। वो कैसा ट्रांज़िशन था? वो ट्रांज़िशन तो बहुत अजीब था, आपका उसकी रीज़न फ़ोन ये है है कि आपके पास या नहीं नहीं रहा आपका फ़ोन आपके पास अब? चला गया कहीं? ये आपने अच्छा अच्छा सवाल पूछा है। मेरा फ़ोन तो मेरे पास है, लेकिन मेरी बाइक मेरे पास नहीं है। अरे! थोड़ा-सा चेंज कर लें इसको, तो इसको थोड़ा-सा चेंज कर लें। क्योंकि बीइंग अ पंजाबी तो वहाँ पे ना लोगों के दिलों में डर है कि यार कराची में पता नहीं क्या हो जाता है, यहाँ पे तो रोड पे आप जाओगे तो ये ऐसा कुछ है नहीं। मतलब जब मैंने कराची में आ गया अल्टीमेटली और मैंने आके यहाँ पे टाइम गुज़ारा, अभी तो मुझे 2.5 साल हो गए यहाँ पे भी। तो ऐसा कुछ नहीं है दूर-दूर तक। अल्टीमेटली देखें सिंपल सी बात है, आपको ख़्याल तो हर जगह रखना है। आप पंजाब में भी जा रहे हो, आप जो है ना रात में अपने चीज़ें आपने कैरी की हुई हैं, तो चोरी तो वहाँ भी हो सकती है, चोरी यहाँ भी हो सकती है। तो बट द पूरी दुनिया पॉइंट में इज़ हो कि गया। वो ट्रांज़िशन जो है ना वो बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। रीज़न बीइंग के घरवालों का भी था कि यार कराची बहुत खतरनाक है, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सही अपॉर्च्युनिटी है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, अगर किसी बंदे को लाहौर में स्पेस नहीं मिल रही, तो वो आ जाए चुपचाप कराची। यहाँ पे उसके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ की भरमार है, यकीन करें। मैं अपनी ज़िंदगी में अगर मैं समझता हूँ, कराची मूव ना किया होता ना, तो आज शायद ये पॉडकास्ट भी ना हो रही होती। हुँ, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि इट्स अ सिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ इन पाकिस्तान के सिटी ऑफ यार आपको अपॉर्च्युनिटीज़। तभी तो लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ से कराची आते हैं नौकरियाँ ढूँढने, सब चीज़ें ढूँढने, एग्ज़ैक्टली। चोरियाँ करने भी आते हैं बिकॉज़ अपॉर्च्युनिटी वो भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो बेसिकली मेरी मेरी बाइक अब मेरे पास नहीं है, तो वो भी मेरी एक ठीक है। अपनी गलती की वज़ह से जो है ना वो हो गया था इंसिडेंट। बट ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो नॉर्मल है क्या सब इंसिडेंट था हिसाब-किताब वहाँ इफ पे। यू डोंट माइंड शेयरिंग? वो वो बस ऐसा था, वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्म में बहुत लेट सिटिंग्स हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, काम हो रहा था और अल्टीमेटली ना मैं घर नहीं गया हुआ था अपने पंजाब में ना। तो वो गलती मेरी अपनी ये थी कि जब जिस दिन मुझे मैनेजर ने कहा ना कि यार तुम ऑफ ले लो, तुम घर चले जाओ।
मतलब हमारा हाँ, क्लाइंट इनिशियल हो चुका था, साइन हो हुँ, चुकी थी रिपोर्ट और बोला था ठीक है तुम्हारी छुट्टी है, अब तुम चले जाओ 1 हफ्ते के लिए घर। वो शायद उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि ना मैं बाइक सेफ जगह पे पार्क करना ही भूल गया। मैंने बोला छोड़ो इसको घर भागते हैं। तो वो बस उसी के चक्करों में समझे गलती तो मेरी अपनी थी, बट ये है कि अल्टीमेटली फिर सीए ने मेरी उतनी रिकवरीज़ भी करवाई हैं। ऐसा ऐसा कोई मसला नहीं है, वो हाँ। बहुत अब मेरे को ने ये तो नहीं बोला, बोला था कराची सही नहीं है, बाइक चोरी हो जाती है। ये वो पंजाबी पंजाबी माँ-बाप हैं तो टिपिकल पंजाबी जैसे बोलते हैं वैसे ही बोला था। हाँ, हाँ। तो लेकिन लेकिन ये है कि अल्टीमेटली उनको उनको आइडिया था कि यार ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी छोटी-छोटी बातों में वो नहीं वैसे करते इतना। आपको खाना कहाँ का बेहतर लगा? अच्छा, मैं कराची का हूँ और मैं ओके, लाहौर भी गया हूँ। खाना तो कराची का मुझे ओके। बहुत बेहतर लगता है, बट आप लाहौरी हैं टेक्निकली, अभी कराची आए हुए हैं, तो आपको क्या कहाँ का खाना बेहतर लगता है? यार खाने की अगर मैं बात करूँ तो खाने में मुझे ज़्यादा पंजाबी खाने ही अच्छे लगते हैं जो हम नॉर्मली लाहौर वगैरह में खाते हैं। यहाँ पे हुँ। आके तो यकीन करें हफ्ते में 4 दिन बिरयानी खाता हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आता है। मैं कल कंप्यूट कर रहा था 2-4 दिन पहले हाँ, कि यार मैंने कितनी बिरयानी खाई होगी हफ्ते में 4 दिन और वीक में मतलब हर दिन आधा किलो भी खाई हो, तो मैं तो कोई 120-30 किलो बिरयानी कंप्यूट कर चुका था कि इतनी खा चुका हूँ यार मैं। कराची में 2 ही चीज़ें चलती हैं, एक बिरयानी और एक लोग निहारी बहुत पसंद करते हैं। जी, जी। तो यहाँ पे निहारी बहुत अच्छी लगी मुझे कराची में आके स्पेसिफिकली। हुँ, चल अच्छा, अब हम वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट यूनियंस पे, जो आप जिसका पार्ट है। अच्छा, ये कासा स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन, ठीक है? यस, यस। तो आप इसका क्या पार्ट हैं? आप अभी आई थिंक इलेक्शन में जीते हैं, तो लाइक व्हाट इज़ दिस प्रोसेस? बीइंग अ कासा मेंबर मैं तो एज़ अ ट्रेज़रर वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे और नॉर्मली हमारी जो कमेटी होती है उसमें 4 लोग होते हैं फ्रॉम डिफरेंट फर्म्स होते हैं वो मतलब ट्रेनीज़ होते हैं जैसे आप कह लें कि क्योंकि ट्रेनीज़ की ही यूनियन है सारी एक्चुअली और हमारा स्कोप भी इन्हीं को देखना होता है स्पेसिफिकली ना। तो पॉइंट इसके हम 4 लोग इसमें कासा में वर्क कर रहे हैं और एक जनरल सेक्रेटरी होता है, फिर ट्रेज़रर होता है और बाकी 2 कासा के मेंबर्स होते हैं। तो पॉइंट इसके यहाँ पे अब लाइब्रेरी के मसले-मसाइल जो होते हैं हमारे नॉर्मली सीए स्टूडेंट्स के साथ और कह लें कि जो कम्युनिकेशन का एक गैप होता है ना बिटवीन अ स्टूडेंट एंड एसआरसी एंड इन काउंसिल तो वो जो गैप है ना उसको ब्रिज करने के लिए यहाँ पे एक यूनियन बनाई हुई है जिसको हम कासा कह देते हैं और डिफरेंट इवेंट्स लाइक इन ऑन ज़कात या फिर वेबिनार्स हो गए या फिर इसके अलावा जो है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इस तरह के इवेंट कराना मतलब जो भी नई नई आने वाली चीज़ें हैं और बेसिक जो काम मैं देख रहा हूँ कासा के अंदर वो हर अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम वर्कशॉप्स करवाना तो ये जो एक काम है ये पर्टिकुलरली मेरे साथ है और ये मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। डू यू थिंक इस एसोसिएशन के पास एबिलिटी है कि यार मैं इन्फ्लुएंस करूँ जो डिसीजन मेकर्स हैं कि यार ये चीज़ आप बेहतर कर सकते हो स्टूडेंट्स के लिए, या एग्ज़ाम स्ट्रक्चर या ये एग्ज़ाम शेड्यूल, इस तरह की चीज़ें? ओके, ओके। देखें बहुत जो जेन्युइन कंसर्न्स होते हैं ना, मैं समझता हूँ वो एड्रेस होते हैं। वो एड्रेस होते हैं अगर वो सही तरीके से जो है ना वो हम लेके जाएँ आगे। बट द पॉइंट इज़ इसको मज़ीद एस्केलेट किया जा सकता है, चीज़ों को मज़ीद अच्छा बेहतर किया जा सकता है। उसके लिए एक बेहतरी है जो मैं समझता हूँ हो सकती है कि एक कासा के मेंबर को मतलब मैं अपनी बात नहीं करूँगा ऑब्वियसली आने वाले टाइम में, आने वाले टेन्योर्स में कि कासा के मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन जो काउंसिल है उसके अंदर भी होनी चाहिए। कि यार वो डायरेक्टली लिंक हो सके। आप देखें बीच में एक एसआरसी की एक ऐसा एसआरसी है जैसे नॉर्थ साइड पे एनआरसी है, सो साउथर्न रीजनल कमिटीज़। तो ये जो रीजनल कमिटीज़ है ना हमारा हमारा एड्रेस हमारी जो कंसर्न है वो मैक्सिमम इन तक जाता है। तो काउंसिल तक वो पता नहीं जाता है नहीं जाता मतलब उनके अकॉर्डिंग तो जाता होगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें डायरेक्टली ना वहाँ पे होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट में जहाँ हम अपनी बात कर सकें और वहाँ से डायरेक्ट जवाब ले सकें। चाहे वो येस हो चाहे वो नो हो। हुँ। लेकिन अभी आपको लगता है कि यार वहाँ तक शायद ना पहुँचता हो, बीच में एक मिडल मैन है उसके थ्रू ही आप कम्युनिकेट करते हैं। हाँ, ये मेरा थॉट प्रोसेस है ऐसा लेकिन ये हो सकता है, ये बेहतरी हो सकती है। अच्छा, ये आप इलेक्शंस के थ्रू जीतते हैं क्या? लाइक प्रोसेस क्या होता है? एनीवन जी, कैन जी, अप्लाई टू बी अ इसका काउंसलर? नहीं, इसमें नॉर्मली हर कोई भी अप्लाई कर सकता है और उसका तरीका यही कि आप अपनी फर्म को बोलें और फर्म आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आईकैब में देती है कि यार हाँ, हमारी तरफ से ये एक बंदा है, ये एक फेस है, ये चेहरा है जो हमारे ट्रेनीज़ को फेस कर सकता है और अल्टीमेटली फिर इलेक्शन होता है, कोई 7, 8, 9 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं। उसमें से 4 सेलेक्ट होते हैं बेस्ड ऑन हायर नंबर ऑफ वोट्स। तो इस तरह से मेरे सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स थे उस वक़्त बैक वाह! इन यू बैक इन मस्ट बी मार्च रियली, 2025 तो वोटिंग के लिए कैंपेन करनी पड़ती है कि लाइक यू आर वेरी अच्छा, यू आर वेरी कैंपेन। कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स, राइट? तो लाइक यस। क्या क्या कैंपेन होती थी?
एक कैंपेन नॉर्मली आप अपना एजेंडा प्रपोज़ करते हैं कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते और मेरा मैं समझता हूँ उस वक़्त मेरा एजेंडा सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक एजेंडा था क्योंकि मैं तो स्टूडेंट से कनेक्टेड था उस वक़्त भी और मैं टीचिंग हुँ, वाली साइड पे था। तो मैंने बेसिकली जो चीज़ एड्रेस करने की कोशिश की थी वो यही स्टूडेंट्स के पढ़ाई से रिलेटेड कंसर्न्स और बच्चों के जो है ना सवालात और उनके जो गाइडेंस का एक तरीका है जो नहीं है, बच्चों को पता नहीं चलता, वो चीज़। और बेतहाशा बच्चों को मैंने गाइड किया बीइंग अ कासा मेंबर जो लोग मुझे रीच करते हैं कि यार अब्दुल्ला भाई ये बता दें, वो बता दें, ये बता दें, सब कुछ। तो और वर्कशॉप्स करवाई हैं। कैफ लेवल पे भी, फाइनल्स लेवल पे भी, तो ये एक चीज़ें हैं जो मैंने उस वक़्त अपने एजेंडा में रखी थी, जो मैं कर सकता हूँ। देखिए जो हुँ। आप चीज़ प्रपोज़ करें ना, वो होनी चाहिए जो आप कर सकते हैं, जो आपके मीन्स में पॉसिबल है। तो मैंने वही वादे किए जो मैं आज डिलीवर भी कर रहा हूँ। वैसे आपके टॉप 2 वादे क्या थे आपकी कैंपेन में? बेसिकली देखें क्योंकि मैं उस वक़्त क्वालीफ़ाई हो चुका था और मैं क्वालीफ़ाई ऐसा हुआ था कि यार 5 अटेम्प्ट्स में क्वालीफ़ाई हुआ तो लोग देखते थे यार ये कैसे, कैसे, कैसे? वो पूछना चाहते थे कि यार थॉट प्रोसेस क्या होता है? काम करने का तरीका, पढ़ने का तरीका क्या होता है? आर्टिकल्स के साथ कैसे मैनेज करना होता है? तो मेरा जो एक मेन एजेंडा था ना उसका वो ये था कि यार मैं मेंटोरशिप लेके आनी है। और मैं हुँ, राइट नाउ भी उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर मेंटोरशिप का प्रोग्राम आ जाए हमारा जो ट्रेनीज़ के लेवल पे हो। क्योंकि आपको पता है कि आईकैप के लेवल पे तो है एक मेंटोरशिप का प्रोग्राम जो मेंबर्स के लिए, बट मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ कि ट्रेनीज़ के लेवल पे हो। देखिए हम कनेक्ट तो करते रहते हैं लोगों से, कनेक्ट तो करते रहते हैं। तो ये इंडिविजुअल कनेक्शन जो है ना इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि हम सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पे ले आएँ और कोई एक मेंटीज़ हों, मेंटोर्स हों हमारे जो उनको समझाएँ। तो मैं इस चीज़ के ऊपर वर्क भी कर रहा हूँ। लेकिन ये कि टिल नाउ जो मैंने जो सर्व किया है, जो मेरी प्रोपोज़िशन थी उस वक़्त वो यही थी कि यार गाइडेंस गाइडेंस सबसे ज़रूरी है। जो वे आउट पता होगा ना अगर आपको, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। अच्छा तो ना सिंस यू आर सो कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या कंस्ट्रेंट क्या होती है रिलेटेड टू द सीए प्रोफेशन? 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं मतलब या तो आप उनको इंटर के स्टूडेंट्स बोलें या फिर फाइनल्स के। तो आप मुझे स्पेसिफिकली बताएँ किसकी बात करनी है? आप दोनों को बता दें। चलिए दोनों को बता देते हैं। जो सबसे पहले फाइनल्स का बताता हूँ आपको। फाइनल्स में देखें जी। जब बच्चा आता है ना तो बच्चे का अब साथ में फॉर्म भी चल रही है और हुँ, साथ में पढ़ाई भी करनी है तो उसका यहाँ एक मेन कंसर्न है कि यार चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। और यहाँ पे मैं उसको एक चीज़ थोड़ी-सी गाइड करना चाहता हूँ कि यार जब आप कहते हैं ना कि आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, तो आप जो टाइम फालतू बातों में ज़ाया करते हैं, आप उस टाइम को कैपिटलाइज़ करें। एक एक सिंपल सी बात है मतलब आपने क्या हमारा होता नॉर्मली ये है कि जब बिज़ी सीज़न चल रहा होगा ना, बिज़ी सीज़न चल रहा होगा, हमें पढ़ाई उसी वक़्त याद आएगी। जब हम ऑफ पे होंगे या जब हमारा सैटरडे संडे होगा, वीकेंड होगा, हमें तब पढ़ाई याद नहीं आएगी, तब हमें अय्याशी याद आती है। तो मैंने ऐसा कोई भी वीकेंड नहीं है जो मैंने छोड़ा हो बिना पढ़ाई किए हुए। तो मैं यही सिंपल एड्रेस करूँगा कि यार आप चीज़ों को मैनेज करके चलें। देखें आपके सामने एक इतना बड़ा पहाड़ है, आपको पता है आज मैंने इतना सर करना है, कल इतना सर करना है, परसों इतना सर करना है। तो उसका एक प्लान होना चाहिए और रियलिस्टिक प्लान बनाएँ। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली अटेम्प्ट दी थी और उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में जो ऑडिट सीज़न आया था, उस ऑडिट सीज़न में मैंने 1 दिन भी पढ़ाई नहीं की थी। और उसकी रीज़न ये नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिला, वो मेरे प्लान का पार्ट था कि मैंने पढ़ना ही नहीं है। तो हुँ। ना पढ़ना भी मेरे प्लान का पार्ट था उस वक़्त। तो मैं ये कहता हूँ कि यार आप जो है अल्टीमेटली चीज़ों को प्लान करके चलें, ठीक है? सामने टाइमलाइन्स रखें, तब आपको टाइम अवेलेबल होगा, तब आपको टाइम मिलेगा, तब आपको टाइम मिलेगा। आपको तब छुट्टियाँ मिल जाएँगी, कितना आपका आप कवर होना चाहिए। तो बेसिकली चीज़ों को अलाइन करके चलें, तो चीज़ें आसान होंगी। और अगर बात करूँ मैं जो हमारे सीए इंटर के स्टूडेंट हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, कैफ़ के बच्चे, उनको मैं सिंपली यही कहूँगा कि यार आप अपने देखिए पेपर तो आप पास कर ही लेंगे, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ना वो बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जब आप सीए इंटर करके आ चुके होंगे फर्म के अंदर, तो आपके जो बराबर में बैठा हुआ है वो भी सीए इंटर करके आया हुआ है। उसने भी हुँ। वही पेपर पास किए हैं जो आपने किए हुए हैं। तो जब आप बात करते हैं ना कि आपको आर्टिकलशिप चाहिए अच्छी फर्म में, तो ये वहाँ पे जो चीज़ आपको डिफरेंशिएट करती है एक से दूसरे से वो यही चीज़ होती है कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स कितनी अच्छी हैं या कितनी अच्छी नहीं है। हुँ, नाइस। अच्छा अब्दुल्ला, ये जो आप जिस एसोसिएशन का पार्ट है, अच्छा यू आर वेरी यंग, यू आर जस्ट 22, दैट्स करेक्ट? यस, अच्छा अभी एक तो ना 23 का हो रहा मैं हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है कि यार मैं किसी 30-35 साल के बंदे से बात कर रहा हूँ बिकॉज़ माशाल्लाह यू आर सो मैच्योर, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि यू आर जस्ट 22, लाइक इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग यार ये कैसे है? नहीं, लाइक नहीं हाउ इज ही जस्ट अभी 22? अभी मुझे होना है 23 का भी होना है, आने वाली है मेरी हाँ, बर्थडे कुछ टाइम में। हाँ, नहीं हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बट अच्छा आपको ये लगता है कि अच्छा एट द एज ऑफ 22-23 लोग आपको सर बुला रहे हैं, तो आपको कैसा फील होता है? यार अजीब ही फील होता है कि यार इतना यार यंग सर एंड आर यू द यंगेस्ट टीचर इन दैट यस, इंस्टीट्यूट? यस, यस, इट्स अ फैक्ट कि एक यंगेस्ट टीचर भी और नहीं कहते वो सर शुरू-शुरू में कहते हैं, लेकिन हुँ, बाद में उनको समझ आती है कि यार ये तो हमारे जैसे जेन ज़ी टीचर है। शायद हमसे भी छोटा है। हाँ, कुछ-कुछ केसेज़ में मुझे याद है मैंने एक बच्चे को बोला मैंने उसको ना बेटा बोल दिया ग्रुप में। हाँ। बाद में मुझे पता चला मुझे मुझे पता ऐसे चला कि उसी ने उसका मैसेज आया, आप तो सर मुझसे भी छोटे हैं, आप मुझे बेटा क्यों बोल रहे हैं?
सर सही आप है। मुझसे तो छोटे हैं। आप मुझसे छोटे हैं, आप मुझे बेटा क्यों बोल रहे हैं? तो इस तरह हो हाँ, जाता है। लेकिन ये है कि मैं बच्चों के साथ कनेक्टेड जो हूँ ना, उसमें एक सबसे बड़ा जो एज है मुझे, वो मेरी एज का ही है और मेरी मेंटालिटी का और मेरे माइंडसेट का ही है। क्योंकि मैं बहुत हुँ, रेज़ोनेट कर पाता हूँ उनके साथ। जो जिन चीज़ों से वो गुज़र रहे हैं, वो चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं ऐसे ही। जैसे मैं 22 साल का हूँ, जो जिनको पढ़ा रहा हूँ, वो यार 20 के होंगे या 21 के होंगे या वो भी 22 के ही होंगे। तो पॉइंट इज़ कि ना चीज़ें लिंक बहुत होती हैं, कनेक्टेड बहुत होती हैं। तो हम एक पेज पे आके चीज़ों को समझते हैं। तो वो ये नहीं कहते कि यार हमारे मेरे को सर बता रहे हैं, वो कहते हैं हमें हमारा भाई बता रहा है। तो ये चीज़ें हुँ। बहुत आसान है मेरे लिए और बहुत अच्छा फ़ील होता है, अच्छा आप प्राउड फ़ील यंगेस्ट होता है। टीचर भी हैं और आई थिंक उस जो कासा में है आप यंगेस्ट मेंबर भी होंगे, आई अज़्यूम? ऑब्वियसली आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं उस चीज़ को इतना ज़्यादा पब्लिक वहाँ नहीं करता, कासा के लेवल पे, बस नॉर्मल लेके चलता हूँ। अच्छा और आपको लगता है कि पहले ना मैं देखता था कि यार इस तरह की जो कमिटीज़ में ना बहुत बड़े-बड़े लोग होते हैं, 30 प्लस, 40 प्लस बट आप जेन ज़ी इतने छोटे हैं, आपको लगता है कि मतलब थिंग्स आर चेंजिंग दैट नाउ young people are more interested in being part of these associations so that they can bring a change? जी, इसकी इसकी एक सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल जो है वो आप रिसेंट अगर आईकैप काउंसिल का इलेक्शन भी देखें, तो वो आपके सामने है कि वहाँ पे किस तरह से हमारे जो यंग मेंबर्स हैं उन्होंने ट्रस्ट करते हैं कि यंग मेंबर के ऊपर जो उनको रिप्रेज़ेंट करे आईकैप के अंदर। तो मैं यही हुँ, समझता हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं चीज़ों के। यंग लोगों में जितना पोटेंशियल है चीज़ों को करने का या उनका जो थॉट प्रोसेस है उसको एग्ज़ीक्यूट करने का, वो अब बड़ों के पास शायद ना हो। उनकी गाइडेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली वो समझाएँगे नहीं तो हम चीज़ों को आगे कैसे लेके चलेंगे। बट एक पॉइंट ये है कि आपके अंदर ना पोटेंशियल होना चाहिए, वो पोटेंशियल जो है ना एज के साथ कम होता है। तो जितना कोई यंग होता है ना वो उतना एनर्जेटिक होगा, वो उतना जो है ना अपने आप को लगाने का, अपने आप को सर्व करने की बात करेगा वो। तो ये एक हुँ। पॉइंट है और बहुत अच्छा पॉइंट है ऑब्वियसली। आई थिंक द गुड पार्ट है इसके जो आप एसोसिएशन को जो चला रहे हैं, जो आप काउंसिल में जो लोग बैठे हैं, उनको भी ये लगता है कि हाँ ठीक है, लोगों को ज जगह बिकॉज़ अगर उनका बस चले तो वो तो लाइक बैठे ही रहे ना मतलब नीचे यार नहीं सब हमारे कंट्रोल ऐसे पर आई थिंक इट्स वेरी गुड ऑन दैट पार्ट के यार वो चाह रहे हैं कि यंग लोग आएँ सो दैट थिंग्स कैन गेट बेटर, थिंग्स कैन एग्ज़ैक्टली, इम्प्रूव। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। नाइस। इस बार भी जो मैं समझता हूँ जो काउंसिल बनी है वो यंग लोगों की ही काउंसिल है सारी। या तो बड़े लाइक एंथुसियास्टिक लोग होंगे सारे कि यार बैठ के आप लोग एग्ज़ैक्टली। मिलते होंगे तो यार ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये हम रेज़ोल्यूशन पास करते हैं एंड ऑल दैट। और अभी की बार जो इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे एक जो मेन कंसर्न था सब लोगों का, वो इन यंग मेंबर को एड्रेस करना था कि यार हर बंदा पड़ा हुआ है कि यार यंग बंदा हमें वोट कर दे, यंग बंदा हमें वोट कर दे। और देखें रिजल्ट ऐसा ही आया कि यंग बंदे ने वोट किया तो बता दिया कि सारी काउंसिल जो है ना वो धर्म भरम करके उन्होंने नए बंदे लाके बिठा दिए पूरी काउंसिल में कि हम चाहते हैं ये लोग फैसला करें हमारे लिए। इस और तरह बहुत की अच्छी कोई बात है चीज़ ये। हमारे मुल्क में भी हुई थी, यंग लोगों ने बहुत वोट किया था, बट अनफॉर्च्यूनेटली वोट देखा नहीं। कोई बात नहीं। होता रहता है। अच्छा अब्दुल्ला मेरे ना काफ़ी दोस्त हैं और मैं काफ़ी देखता हूँ कि आर्टिकलशिप खत्म करके 2 साल, 3 साल बिग 4 में या कहीं भी, दे इवेंचुअली मूव अब्रॉड। अब्रॉड एज़ इन केपीएमजी जैसे आप अभी केपीएमजी सऊदी अरब में सेकॉन्ड में कर रहे हैं। जैसे लोग केपीएमजी सऊदी अरब में मूव हो गए परमानेंटली केपीएमजी यूके, वेस्ट में कहीं तो आपका भी ये प्लान है इवेंचुअली कि यार आई डोंट वांट टू लिव इन पाकिस्तान बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट यार यहाँ मेरी वैल्यू इतनी नहीं होगी। अज्यूमिंग द फैक्ट कि आपका कॉर्पोरेट करियर में रहने का प्लान है, बट अगेन यू आर डूइंग माशाल्लाह सो मेनी डिफरेंट थिंग्स लाइक आप मुझे लग रहा है आप टीचिंग में भी फुल टाइम जा सकते हैं। बट लेट्स से इफ यू प्लान टू स्टे इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड, डू यू इंटेंड टू एवर मूव अब्रॉड? अ, अभी से 1 साल पहले तक ना मेरा थोड़ा-सा ख़्याल इस पे डिफरेंट था। मैं अपने दोस्तों से लड़ता था इस बात पे कि यार तुम पाकिस्तान छोड़ के कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ हाँ, जा रहे हो? तो लेकिन ये है कि चीज़ें वक़्त के साथ रियलाइज़ होती हैं और चीज़ें इंसान सीखता है। और मैं अब समझता हूँ कि यार हाँ, जाना ठीक भी है और जाना ठीक नहीं भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो जा रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ या एक नॉर्मल हम ऐसे ही मिसाल ले लेते हैं कि यार किसी का अगर बिज़नेस है पाकिस्तान के अंदर और वो उस चीज़ को लेके चल सकता है। मतलब फैमिली हाँ, बिज़नेस है या सपोज़ करें वो कोई और अच्छा काम कर सकता है, तो वो पाकिस्तान में रहते हुए काम करे, अपॉर्च्युनिटीज़ की तो कमी नहीं है। लेकिन अगर वो हाँ, समझता है कि नहीं यार, अब मेरा पीछे स्टेक नहीं है कोई, मैं अकेला ही हूँ जो मुझे जाना है, और तो फिर मेरा ख़्याल है वो जा सकता है। अगर देखें फैमिली के कंसर्न्स भी होता है यहाँ पे कि आपके माँ-बाप भी आपको जाने दे रहे हैं, नहीं जाने दे रहे, ठीक है? और दूसरे कंसर्न्स भी हो सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को सामने रखते हुए एक बंदे को आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि उसने जाना है या नहीं जाना। तो अगर आज मुझे आप भेजना चाहें, अभी ना मैं शादीशुदा हूँ, ना कुछ और, मुझे भेजना चाहें, मैं तो 2 मिनट में चला जाऊँगा। मुझे कोई मसला नहीं है। ना मुझे कोई रोकने वाला है, ना मुझे कोई टोकने वाला है। लेकिन लोगों के डिफरेंट डिफरेंट कंसर्न्स हो सकते हैं।
बिकॉज़ तो ये अब्दुल्ला पर्टिकुलरली you're already away जी, from family राइट? आप तो वैसे ही कराची में रह रहे हैं, आपकी फैमिली हाँ, लाहौर में है। हाँ, ठीक है? हाँ। अभी आप 2 घंटे फ्लाइट पे हैं, आप दुबई चले जाएँ, सऊदी अरब में चले गए, सर 2 से 4 घंटे फ्लाइट पे, शायद आपको इतना फ़र्क ना मेरे पड़े। लिए मेरे लिए एक सेम है बिल्कुल। मैं मतलब यहाँ पे रह रहा हूँ या मैं बाहर रह रहा हूँ, मेरे लिए सेम है। अगर मुझे मतलब मैं जैसे सादिकाबाद से हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आप लाहौर मेंशन कर रहे थे, बट पॉइंट इज़ कि मैं कराची रह रहा हूँ, तो मैं एज़ अ बैचलर रह रहा हूँ। और हुँ। मुझे अगर बाहर भी जाना है एज़ अ बैचलर रहना है, तो फ़र्क नहीं है मेरे लिए इतना ज़्यादा। लेकिन जिन लोगों की फैमिलीज़ लाहौर में हैं या कराची में हैं, जिनके पास ऑलरेडी वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, या जिनके बिज़नेसेस हैं, या जिनकी और जो है ना फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो अकॉर्डिंगली अपना वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं। बट अब्दुल्ला जैसे अगर हम एक एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे एक बच्चा है जिसका फैमिली बिज़नेस नहीं है, उसी पर है सारा, ठीक है? अ, वुड यू रेक और उसको कॉर्पोरेट करियर में ही एक्सेल करना है। वुड यू रिकमेंड हिम कि यार हाँ, बाहर चले जाओ, बाहर ज़्यादा ऑब्वियसली, बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली आपको मार पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा और आप और कुछ आप ये बनोगे। कह रहे हैं कि ये पिछले 1 साल में आपको माइंडसेट चेंज हो गया। पहले आप लोगों को कहते थे कि हाँ। यार क्यों जा रहे हो? 1 साल में ऐसा क्या हो गया? मुल्क के हालात बदल गए? ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ जब देखते हैं और जब रिवॉर्ड देखते हैं और अपनी मेहनत देखते हैं, मतलब आपको देखें जो काम यहाँ रहते हुए करना है, वही काम आपको अगर बाहर जाके करना पड़े, तो आपको पता नहीं 3 टाइम्स ज़्यादा पैसा वहाँ से मिल रहा हो। 3 टाइम्स मैं बहुत मोहतात बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा। तो पॉइंट हुँ, ये है, क्यों आप अपने एफर्ट्स को यहाँ पे वेस्ट करें, और आप बेहतर ये है कि आप बाहर जाएँ। लेकिन स्टिल वही बात है कि आपके गोल्स क्या हैं? आपका फ़ोकस जो है वो पैसा है, या आपका फ़ोकस जो है वो सुकून है, आपका फ़ोकस फैमिली है, या आपका फ़ोकस बिज़नेस है। तो ये सारी चीज़ें, जो जो चीज़ आपका फ़ोकस होगी ना, आप उसी तरफ डाइवर्ट हो जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब जब आपका देखें, जब आपको दूसरे हर्डल्स नज़र नहीं आएँगे ना, फैमिली वाला हर्डल नज़र नहीं आएगा, या आपका पैशन आपको यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए मिल रहा होगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से चल पाएँगे, बजाए कि आप बाहर जाके पैसे के पीछे भाग जाएँ और आपका फैमिली का सुकून हो ही ना। तो ये सारी चीज़ें हुँ। मैटर करती हैं। Abdullah, where do you see yourself in the next 5 years? Like, would you be excelling in your corporate career या यार मैं टीचर इसके बनना है? 2 जवाब इसके 2 जवाब इसके मैंने देने हैं, और एक देना है डन, कैज़ुअली और एक देना है मैंने प्रोफ़ेशनली। ओके। तो आप पहले कैज़ुअली कैजुअली पहले मैं कैजुअली देता हूँ। देखिए, अब अगले मुझे काम करना है, कोई अगले 30 साल की एज तक काम करना है, तो कोई 4-5 साल ही काम कर रहा होऊँगा। जैसे कि आपने सवाल पूछा, तो वो रेज़ोनेट करता है इससे। और मैं समझता हूँ कि बीइंग अ पंजाबी, तो मेरे पास एक ज़्यादा सारी ज़मीन होगी, और जो है ना, मैं सुकून से अपना घर-बार लस्सी-वस्सी पी रहा होऊँगा और चुपचाप करके बैठा होऊँगा, मुझे कुछ काम नहीं करना, ठीक है? तो मेरा ये एक थॉट प्रोसेस ऐसा है, लेकिन ऐसा ऑब्वियसली चल नहीं सकता। आपको इसी माशरे में रहना है, चीज़ों को लेके चलना है। तो आपको अपने उस पर्टिकुलर जो कंफर्ट ज़ोन है, से बाहर आना ही पड़ता है, चीज़ों को लेके चलने के लिए। तो मेरा आगे इंडस्ट्री का ही प्लान है। पाकिस्तान में, अगर मैं पाकिस्तान में रुका, तो मेरा इंडस्ट्री का प्लान है, और मैं यही समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा रिवार्डिंग है मेरे लिए। इंडस्ट्री में टैक्स में रहना या ऑडिट में रहना? लेकिन आप टैक्स नहीं, पढ़ाते हैं। इंडस्ट्री में टैक्स पढ़ाना एक डिफरेंट चीज़ है, और टैक्स में काम करना एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। तो इसमें एक हुँ, इसके ऊपर मैं अलग से बात कर लेता हूँ आपसे। बट पॉइंट इसके, इंडस्ट्री में अगर मैं देखूँ ना, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इस तरह के जो फाइनेंशियल बजटिंग के डिपार्टमेंट जो होते हैं, या नॉर्मली फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरा ना एज़ सच कोई वहाँ पे दिल नहीं है जाने का। मैं समझता हूँ कि यार, अब सीए हो गया, नंबर्स देख लिए, सब कुछ कर लिया। अब कुछ ऐसा हो जो आपको ना डेली वहाँ पे ऑफ़िस में लेके जाए, जो चीज़ आपका दिल हो वहाँ पे जाने का। तो मुझे मुझे सेल्स जो डिपार्टमेंट है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना, वो मेरे दिल के करीब है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि यार, अगर मैं वहाँ पे हूँ, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो नंबर से मैं अगर आउट हो जाऊँ, ऑब्वियसली नंबर्स पे अब हो गया, सब कुछ देख लिया, तो ये है सारा थॉट प्रोसेस कि आगे मैं किस तरह से देखता हूँ। हुँ। तो अब्दुल्ला आपके कुछ सवाल आए मेरे पास, ठीक है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा या आपके कुछ स्टूडेंट्स के सवाल हैं या कुछ रैंडम लोगों के सवाल हैं। अ, सर आप अपनी जर्नी का बता दें कि सीए की आपने कितने आवर्स पढ़ा और क्या किया उस ड्यूरेशन में? अच्छा, यार मैंने तकरीबन ऑन एवरेज जो है ना, वो 8 घंटे पढ़ा है डेली। मतलब बच्चा यही सुनना चाहता है कि सर आप बता दें कितना पढ़ा। अब ये 8 घंटे वो थे, जो जो ऐसे 8 घंटे थे जिसमें फ़ोन नहीं था मेरे पास। ये वो वाले 8 घंटे हैं, ठीक है? तो अब बच्चा देख ले कि यार, वो अगर फ़ोन यूज़ करेगा, तो इसको 8 को 12 कर ले अकॉर्डिंगली। बट पॉइंट इज़ कि अगर आप डेली अपना लेक्चर लेने के बाद 2 घंटे एक सब्जेक्ट को दे दें, तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो सब्जेक्ट आपका कहीं भी जा रहा है। ईज़िली पास हुँ, कर सकते हैं आप। आपका काम सिंपली ये है कि आपने डेली 2 घंटे देने हैं एक सब्जेक्ट को घर आके, खत्म बात। इसके बाद कोई और बात हो, आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो आप 6 घंटे दे देंगे। आप 2 हुँ, पढ़ रहे हैं, आप 4 घंटे दे देंगे अकॉर्डिंगली। बट डेली ही करना है, ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मली बच्चों की मेंटालिटी पता है क्या होती है? हफ्ते में 6 दिन है, आखिरी के 3 दिन लेक्चर ले लेंगे, 2-2 दिन करके, 2-2 लेक्चर करके। जब वो 3 दिन आते हैं, वीकेंड आ रहा है ना, हफ्ते को 3, इतवार को 3।
हुँ। ओहो यार! हफ्ता इतवार आ गया, अब तो घूमने जाना है, लेक्चर गए। ये है तो आपको मेंटालिटी बहुत ही यहाँ पे। ऑर्गेनाइज़्ड अप्रोच रखनी है। ये नहीं कि ठीक अब है, आप ऑर्गनाइज़ जाएँ ही नहीं। ऑर्गनाइज़ ऑर्गनाइज़ होना या पड़ेगा आपको। आपको पता हो कि आपने डेली ये काम ऐसे-ऐसे करना है। आप वो हफ्ता इतवार पे बर्डन डालने की बजाय आप अपना वहाँ पे एन्जॉय करें हफ्ते इतवार को। लेकिन ये है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 5 दिन पढ़ें। ये हुँ। है पॉइंट सारा। कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस पे थोड़ी उर्दू मुश्किल लिखी हुई है बट मैंने सर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कैफ 3-4 अटेम्प्ट में ही करना चाहिए, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है, आर्टिकलशिप नहीं मिलती अगर 3-4 अटेम्प्ट में नहीं किया। ओके, ये बात कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक जो है ना ये बात सही नहीं भी है। अ, उसकी रीज़न ये है कि आर्टिकलशिप तो आपको मिल ही जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्टिकल बहुत सारी फ़र्म्स हैं, बच्चे फ़र्म्स में जाते नहीं हैं, यकीन करें बच्चे इंतज़ार करते हैं बड़ी-बड़ी फ़र्म्स का, लेकिन छोटी फ़र्म्स भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और सारी सारी फ़र्म्स ही अच्छा काम कर रही हैं। आपको अपॉर्च्युनिटी मिले आप जाएँ, जॉइन कर लें। तो इवन दो केपीएमजी से पहले मेरी एक जो है ना वो 5th नंबर वाली फ़र्म जो क्रो है, वहाँ पे मेरी जॉइनिंग हो गई थी। तो बट मुझे बाद में अपॉर्च्युनिटी तो मिले, मैंने अवेल कर ली इसको। बट पॉइंट इज़ कि हुँ, मैं रुका नहीं यार, मैं रुका नहीं। तो फ़र्म तो आपको मिल ही जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फर्म का हुँ, साइज़ छोटा-बड़ा हो सकता है, फर्म बड़ी से बड़े लेवल की हो सकती है, बिग 4 हो सकती है, फर्म बिग 10 में हो सकती है, फर्म मिल जाएगी। लेकिन आप खुद हुँ, सोचे ना कि आपने क्यों लगानी है 5 अटेम्प्ट्स? आपने क्यों लगानी है 6 अटेम्प्ट्स? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपके पास जब पोटेंशियल है, करना आपने कुछ नहीं है, पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। ये उन केसेज़ की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल केसेज़ हैं। स्पेशल हुँ, केसेज़ को तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना राइट नाउ। तो जब आपने पढ़ना ही है, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मेरा ये नहीं समझ में आता। और हुँ। अगर एक बच्चा पढ़े, तो वो एवरेज 2 से 3 में कर सकता है आराम से। और अगर एक बच्चा स्पेशल केस में आपको एक ऐसी दे देते हैं कि यार एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, आपको दिख रहा है, बट उसका क्लियर नहीं हो रहा, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? वही बात है जो मैंने पहले बात की, एक ही मत वाली अटेम्प्ट। उसके बाद अगर हो गया कंटिन्यू इट, नहीं होता डिसकंटिन्यू। बहुत सिंपल है, और बहुत सिंपल डिसकंटिन्यू रूल है। करके वो अच्छा वैसे आपने देखा होगा काफ़ी लोग छोड़ देते हैं बीच में। इसके बाद लोग क्या करते हैं जनरली मतलब किस फ़ील्ड में जाते हैं? क्योंकि अब देखें ना आपने 3-4 साल एक चीज़ में लगा दिया, आपका नहीं हुआ। तो जी। आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए उसके बाद एक स्टूडेंट की? उसके बाद आप सिंपली बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस देख लें क्योंकि आपने ये फ़ील्ड चूज़ की थी, तो आपने 3-4 साल लगाए हैं, तो आपको इतनी तो बेसिक नॉलेज है इस फ़ील्ड की कि आपको अकाउंटेंसी भी आती है थोड़ा बहुत टैक्स भी आपको आता होगा, कॉस्टिंग भी थोड़ी बहुत आती होगी, तो आप बिज़नेस मैनेजमेंट भी आती होगी आपको। तो बेहतर ये नहीं है कि जितना चलें आता है, उसी को लेके चला जाए और किसी यूनिवर्सिटी में बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन ले लिया जाए। तो वो ज़्यादा बेहतर है, लाइक वाइज़ भी है और बेहतर भी है। हुँ, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कैसा फ़ील होता है यंगेस्ट सीए बनने में? और आपका क्या माइंडसेट था? फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी या नहीं? एमबीबीएस छोड़कर सीए में आना, बाकी लोगों में और सीए वालों में क्या डिफरेंस होता है? फैमिली की सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली की सपोर्ट इसमें बिल्कुल 2-3 थी। चीज़ें में फैमिली सपोर्ट थी, माइंडसेट क्या था और कैसा लगता है आपको यंगेस्ट सीए बनने में? हाँ, यंगेस्ट ये बनने का जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा-अच्छा तो फ़ील होता है, लेकिन वो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर आपको आपको कैसा फ़ील हुआ जिस दिन आप सीए बन गए उसके बाद? तो मेरा एक ही जवाब था यार उसके बाद से ना ज़िंदगी मुश्किल नहीं लगी। उसके बाद से ज़िंदगी ना मुश्किल नहीं लगी। बताओ आपने वो कुछ कर लिया जो आप एक एक टाइम में मैनिफेस्ट करते थे और आज वो चीज़ आपने अचीव कर ली है। तो इसका मतलब अगर ये हो गया तो कुछ भी हो सकता है। और दूसरी हुँ, बात अगर मैं फैमिली सपोर्ट की बात करूँ तो ड्यूरिंग माय सीए जर्नी मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ऑब्वियसली फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ वो भी सपोर्ट किया। मैं घर से बाहर रहा हूँ तो मुझे मेरी अम्मा जी ने घर से खाने पका-पका के मुझे यहाँ पे भेजे जो मैंने यहाँ पे अपनी फ्रिज में रख के फ्रीज़ करके रखे और फिर खाए मैंने खुद। तो ये सारी चीज़ें हैं तो उन्होंने मुझे ऐसे घर की कमी फ़ील होने नहीं दी मुझे कभी। तो हुँ, इन केस मुझे कभी-कभी लगता था कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इवन मुझे याद है मेरी एक अटेम्प्ट थी जो मैंने क्रैश अटेम्प्ट दी थी अपनी उसमें 30 दिनों के अंदर मैंने 2 सब्जेक्ट्स जो है ना वो पास किए थे। हुँ, बिज़नेस लॉ एंड बीएमबीएस। उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के अंदर मेरी माँ जी ने मुझे जितना सपोर्ट किया था वो उसका तो मैं शायद कभी ज़िंदगी भर जो है ना वो मैं नहीं दे सकता कुछ। पॉइंट इज़ कि फैमिली आपको सपोर्ट करती है और फैमिली आपको सपोर्ट करना भी चाहती है। आपकी हुँ, अपनी नीयत कैसी है ये मैटर करता है। हर हुँ, बंदे की फैमिली सपोर्टिव ही होगी उसको, बट क्या वो बंदा खुद से सिंसियर है या नहीं, ये है सबसे बड़ा पॉइंट। अमेज़िंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सक्सेसफुल बनने के लिए माइंडसेट और एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल होता है? दिस बहुत राइट? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत वो कहते नहीं है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो ओए! आप जो है ना वो नशेड़ियों में बैठ जाएँ तो आप फिर वही बनेंगे, ठीक है? आप या अच्छे लोगों में बैठे तो आप वही बनेंगे। सोच जो है ना देखिए इंसान कुछ भी नहीं है। सोच नहीं है तो कुछ नहीं है। मेरे 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 ज़हन मेरा दिमाग निकाल दिया जाए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी ये सोच निकाल दी जाए मैं कुछ भी नहीं हूँ। अशरफुल मखलूक़ात जो है ना वो सोच की वज़ह से ही है। वो माइंडसेट की वज़ह से ही है।
ठीक और है? वो अब्दुल्ला ये 2 भी कहावत है जी। कि इफ यू थिंक दैट यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर सिटिंग इन द रॉन्ग रूम। यही बात है। या तो वो मैंने भी कल देखा कि आपको हमेशा अपनी सराउंडिंग में वो लोग रखने चाहिए जो आपसे हाँ, बेहतर हों, ताकि हाँ, आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिलता रहे, कुछ ना कुछ मिलता रहे। और मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब भी कहीं बैठा हूँ ना, तो मैंने उस वहाँ से सीखने की नीयत से बैठा हूँ कि यार मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। 2 बातें भी मैंने एक दिन में, एक महफ़िल में नहीं सीख ली हो ना, तो वो साल की पता नहीं कितनी बनती है, हम कंप्यूट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा 2-3 और सवाल रह गए। आई थिंक ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं आपसे पूछ रहा था, एक बंदे को लम्ज़ या आईबी में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन मिला हो, लेकिन वो छोड़ दे और सीए स्टार्ट कर ले, तो मार्केट में किसकी डिमांड ज़्यादा है? इसकी या सीए या आईबी लम्ज़ ग्रेजुएट की? और करियर पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस है अपार्ट फ्रॉम सोशलाइजेशन? ओके, ओके। सोशलाइज़ेशन का जो पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, मेनली तो पहले वही आता है। और देखें, दोनों अपनी जगह बना लेते हैं और दोनों की डिफरेंट एक डोमेन है। हम जो है वो सीए करने के बाद कोर नंबर्स की तरफ चले जाएँगे, और वो जो है वो या तो सेल्स का डिपार्टमेंट पकड़ लेंगे या कोई और डिपार्टमेंट पकड़ लेंगे उस पर्टिकुलर बिज़नेस का। बट पॉइंट इज़ के इवेंचुअली दोनों जगह बना लेंगे और दोनों की ही नीड है मार्केट के अंदर। तो और मैं ये समझता हूँ कि अगर लाइकवाइज़ है, मतलब आप यहाँ पे पढ़ना चाहें, यहाँ पढ़ें, वहाँ जाना है वहाँ, लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल क्या है वो देखें आप। कि यार आपका गोल ये है कि आपको एक सी-सुटेड ऐसी जॉब करनी है, जो बिल्कुल जो है ना मम्मी-डैडी बच्चों वाली जॉब होती है। तो फिर आप आईबीएल में चले जाएँ फिर सही है, तो वो सही है आपके लिए। और एक और भी फैक्टर ना उसके अंदर कि आईबीएल में इतना आसान नहीं है ना, वहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, और हमारे यहाँ पे सीए में जो आने वाले बच्चे हैं, इट्स एक्सपेंसिव, उनका वेरी एक एक एक्सपेंसिव। एस्पेक्ट ये रहता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ वाला, तो ये सारे फैक्टर साथ-साथ हैं। नहीं, बट दोनों अपनी जगह बनाते हैं। बिजनेस स्कूल्स की आईबीआर लर्न स्पेसिफिकली बिकॉज़ आई थिंक दीस आर द टॉप 2 बिजनेस स्कूल्स इन पाकिस्तान, एंड आई थिंक जी, इनकी फीस बहुत ज़्यादा है। इट्स वेरी अनअफोर्डेबल नाउ। एग्ज़ैक्टली। एब्सोल्युटली। ओके, हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन ऑनलाइन स्टडीज? सीए स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में आप क्या कहेंगे? और पहले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, उसके बाद से एक और भी पार्ट है। यार फिज़िकल हेल्थ तो आपकी बिगड़ जाएगी। मैं सीए से पहले जो है वो जिम करता था, और सीए में आने के बाद मेरी वो जिम रह गई, छूट गई मुझसे जिम। मैं मार्शल आर्ट्स में रेड बेल्ट भी रह चुका हूँ, और रेड बेल्ट वो होती है ब्लैक बेल्ट से बिल्कुल एक लेवल नीचे होता है। तो अभी कोई मुझे देख ले तो मुझे वो ये नहीं कहेगा कि यार तुमने कभी जिम को हाथ भी लगाया होगा, या तुमने जो है ना वो कभी हाँ। मार्शल आर्ट्स भी किए होंगे तुमने। भाई हम मजाक तो नहीं कर रहे यार। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली जब काम बढ़ जाता है और सारी चीज़ें, तो वो रह जाती हैं पीछे, लेकिन ये है कि स्टिल मैनेज हो जाती हैं। मेरे दो अब ये मेरा एक अपना वो है, मेरी अपनी ही गलती है, या मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, मैं ये कहूँगा। लेकिन मेरे दोस्त कर रहे हैं, तो वो इसका मतलब मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। कोई बड़ा मसला नहीं है। आई थिंक हाँ, अगेन अगेन आपको, अगर आप अपने लिए दिन में 1 घंटा टाइम नहीं निकाल सके, तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है आपका। मतलब 1 घंटा एग्ज़ैक्टली, अगर आप जिम ना जा सके या वॉक नहीं कर सके, कुछ भी ना कर सके। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। परफेक्ट। अच्छा, इसका एक पार्ट 2 था, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद सीए इंस्टीट्यूट्स? स्टिल दे आर फॉलोइंग कन्वेंशनल मेथड्स, डेली 2-2 आवर के लेक्चर पर सब्जेक्ट, रिविजन प्रॉब्लम्स हैं, कोर्स ही खत्म नहीं होता, स्मार्ट अप्रोचेस बी ऑप्टेड? या ये सवाल है। ये उस बच्चे का सवाल है जिसके लेक्चर्स पेंडिंग हैं। ये उस बच्चे का ये उस बच्चे का सवाल नहीं हो सकता ये जिसने जो है ना टीचर के दिल डेली, पे लगा ये सवाल, मुझे लग हाँ, रहा है। ये जिसने डेली ये मेरे अंदर से टीचर निकल के आया है मेरा ना, हाँ, कि लग जिसने रहा है। डेली पढ़ा है ना उसका ये सवाल हो ही नहीं सकता कि मेरा वही कन्वेंशनल मेथड देखें। मैं समझता हूँ कि जितना डिटेल में किया जाएगा ना काम, जितना डिटेल से पढ़ा जाएगा आज, वो आपको आपकी पूरी लाइफ में जो है ना वो उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। मैं स्टिल जो मेरे लेक्चर्स हैं, सॉरी, जो मेरे नोटिंग्स हैं, मेरे रजिस्टर्स हैं एफएफआर के, बीएफडी के, आज भी मैं उनको रेफर कर रहा होता हूँ। उसके अंदर डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं। मुझे कोई मसला आता है, मैं अपने रजिस्टर को रेफर करता हूँ, वहाँ से मसला देखता हूँ और अल्टीमेटली रिजॉल्व होता है वो। तो अगर वही आपने जो है ना ईज़ी मेथड की तरफ आप गए होते, आप ग्राइंड हुए ही ना होते, आपने 2-2 घंटे की क्लासेस अटेंड ही ना की होती, आप तो कभी भी बीट ही नहीं कर सकते किसी को बहस के अंदर, टेक्निकल बहस के अंदर। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अब ये जिस बच्चे ने सवाल किया उसको मैं ये एडवाइस करूँगा कि अपने लेक्चर पूरे कर लो टाइम से। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। न्यू सीए स्कीम आई है, इसका ट्रांजिशन कैसा है और आर स्टूडेंट्स वरीड? ये अब्दुल्ला, ये क्या स्कीम है और क्या चेंजेस आए मेजर इसमें? यार इस स्कीम में बेसिकली जो है ना आपको पता है वो वही जो एआई वाला रोल है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को रिप्लेस किया जा रहा है। जैसे डेटा का कुछ सब्जेक्ट हो गया, सस्टेनेबिलिटी का सब्जेक्ट हो गया। तो जिस तरह से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, ऑब्वियसली आईकैप को भी चेंज होना चाहिए, और हो भी रहा है। क्या, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी एक, मुझे समझता हूँ, वाहिद बॉडी है आईकैप, जो अपने आप को टाइम से जो है ना अपग्रेड करती रहती है और बाकी बॉडीज से अलाइन रखती है। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखें कल को आपने जब एग्जामेशन लेने जाना है किसी दूसरी बॉडी से, आपने सस्टेनेबिलिटी नहीं पढ़ा होगा, तो वो बॉडी आपको अपने उस सस्टेनेबिलिटी के पेपर की एग्जामेशन कैसे देगी? तो एक पॉइंट है ना, तो आपने अकाउंटिंग उस लेवल की नहीं पढ़ी होगी, तो आपको कैसे एग्ज़म्पशन मिल सकती है? तो बेसिकली पॉइंट ये है कि
आईकैप सही सही पेस पे इवॉल्व हो रहा है और हमें अल्टीमेटली इनको अडॉप्ट करना चाहिए और इनकी तरफ जाना चाहिए। हुँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यार एटलीस्ट जो सीए प्रोफ़ेशन है वो समझ रहा है कि यार हमें दुनिया के साथ-साथ आगे चलना है। एआई सस्टेनेबिलिटी की बात की आपने, एग्ज़ैक्टली। बिकॉज़ अभी तक जो सिंध बोर्ड में कंप्यूटर साइंस में तो अभी तक पढ़ा रहे हैं फ्लॉपी डिस्क अनफॉर्चुनेटली। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा अब्दुल्ला, वी हैव एक्सीडेड द 1 आवर 10 मिनट मार्क और मुझे पता ही नहीं चला और दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंस्पायरिंग पॉडकास्ट एंड अ वेरी एजुकेटेड वन एज़ वेल कि यार मुझे लग रहा है कि यार मैं खुद सीख रहा हूँ, ऑल्दो मैंने तो सीए कर चुका हूँ मैं। लेकिन जो कर रहे हैं एस्पायरिंग स्टूडेंट्स या करंट सीए स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है एंड आई विल जस्ट क्विकली एंड दिस ऑफ। एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगा। जी, जी, पूछें। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव करंट सीए स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग सीए स्टूडेंट्स कि यार ये करना चाहिए, सक्सेसफुल हो गए, ये हैबिट्स बदल लो, लाइक एक एडवाइस हो जो आई थिंक जो आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट हो। एक एडवाइस और सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये है कि आप अपने साथ सिंसियर हो जाओ। किसी और के साथ होने की ज़रूरत नहीं है। किसी और के साथ सिंसियर होने की देखें, आप अपनी ज़ात के साथ सिंसियर होगे ना, तो अल्टीमेटली आपको अपनी दुनिया की भी फ़िक्र होगी, आपको अपनी आखिरत की भी फ़िक्र होगी। एक चीज़, तो जो इंसान अपने आप के साथ सिंसियर है ना, उसकी पढ़ाई भी सही चल रही है, उसके माँ-बाप भी उसके साथ खुश हैं, उसके दोस्त-अहबाब भी खुश हैं, वो उसकी आखिरत, उसका अल्लाह भी उससे खुश है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप के साथ सिंसियर हो जाएँ, बाकी चीज़ें ऑटोमैटिकली सारी सही हो जाएँगी। तो ये एक एडवाइस है वाहिद। अब इसको सीए के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं और अदर देन सीए वाले भी ले सकते हैं। अमेजिंग, सिंसेरिटी परफेक्ट, बहुत बड़ी गेम थैंक जो है यू ना सो प्ले मच। करती है सिंसेरिटी। Amazing. Perfect. Great advice, Abdullah, and thank you so much for joining us today. एंड थैंक यू। मैं आपकी सारी डिटेल्स मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और जो लोग आपको नहीं अच्छा। जानते, कुछ लोग मैं मेजॉरिटी लोग शायद आपको जानते ही हाँ, हों बिकॉज़ माइट आपका इतना बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में। जो लोग नहीं अल्लाह जानते, माफ़ करे, प्लीज़ अल्लाह रीच माफ़ आउट करे। टू प्लीज़ रीच आउट टू अब्दुल्ला सर। बिकॉज़ अच्छा अब्दुल्ला सर से मुझे याद आ रहा है कि एक शो है इंडियन, कोटा फैक्ट्री नाम है उसके और इसमें बस होते हैं जीतू सर। सब उनको जीतू भैया, आप अपना नाम कर लें अब्दुल्ला भैया तो एक और लोगों को अपनी फ़ील आएगी। मुझे लगता है बच्चे तो ये शुरू-शुरू में मुझे सर कहते हैं, बाद में उनको आइडिया होता है कि नहीं भाई ये हमारे भाई हैं। सर सर नहीं है, ये हाँ, हमारे भाई हैं, उनको आइडिया हो जाता है। बट तो नहीं मैं बट उतना ही माशाल्लाह फ जी, जितनी जी। बातें इतनी अच्छी करते हैं, किसी को नहीं लगेगा कि आप 22 साल के और 23 साल के सिर्फ होने वाले हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा, आई एम 28 और मुझे लग रहा है कि यार मैं अपने एक कम उम्र इंसान से बात कर रहा हूँ, ऑल्दो 5 अरे साल कोई पहले। बात या अरे बस बट चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। कोई मसला नहीं। या थैंक थैंक यू यू सो जवाद, मच फॉर थैंक यू फॉर गिविंग लिसनिंग। मी दिस अपॉर्च्युनिटी। थैंक यू सो मच। हाँ, एंड फॉर एवरीवन एल्स अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिखिए, कोई कमेंट्स कोई और आपके सजेशंस हैं तो वो भी आप लिखें एंड प्लीज़ रीच आउट टू मिस्टर अब्दुल्ला सर और ही विल बी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर सीए प्रॉब्लम्स एंड इंशाल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।